Hello everyone. Let's start our today's discussion. I hope you all remember that in our previous class हमने हमारे स्ट्रैटेजिक बिजनेस लीडर के कोर्स में फर्स्ट सेक्शन पर डिस्कशन स्टार्ट करी थी एंड दैट वाज लीडरशिप एंड कल्चर। आज की क्लास में हम डिस्कशन को मजीद आगे बढ़ाएंगे, बट उस सब की डिटेल में जाने से पहले एक क्विक रिव्यू ले लेते हैं कि हमने प्रीवियस क्लास में क्या डिस्कशन करी थी। प्रीवियस क्लास में हमने सबसे पहले ये बात करी कि लीडरशिप क्या होती है, क्योंकि देखिए कोर्स का नाम है स्ट्रैटेजिक बिजनेस लीडर। तो सबसे पहले लीडरशिप क्या होती है, लीडरशिप की क्या क्वालिटीज हैं, उस पर हमने बात करी। और हमने एक कंपैरिजन डेवलप किया कि देखिए लीडरशिप तो डिफरेंट लेवल्स पर नजर आ सकती है इन एन ऑर्गेनाइजेशन, बट इस कोर्स में हम सिर्फ लीडरशिप पर बात नहीं कर रहे, हम स्ट्रैटेजिक लीडरशिप पर बात कर रहे हैं। हम सीईओ, चेयरमैन, फाउंडर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उसके रोल पर बात कर रहे हैं। तो क्या क्वालिटीज हैं ऑर्गेनाइजेशन की, लॉन्ग टर्म विजनिंग, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की इवैल्यूएशन, कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग, ये तमाम चीजों पर हमने बात करी। और फिर हमने डिस्कशन करी कि एक अफेक्टिव लीडरशिप की, ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजी सेटिंग, स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन और चेंज मैनेजमेंट में किस तरह का रोल रहता है, और किस तरह एक अच्छी स्ट्रैटेजिक लीडरशिप ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल बना सकती है। ये सारी डिस्कशन के दौरान हमने बहुत सारी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखी ताकि आप लोग ये समझ सकें कि जो सब हम पढ़ रहे हैं ये रियल लाइफ में किस तरह से अप्लाई होता है। फिर हमने अच्छे लीडर्स की, गुड लीडर्स की क्वालिटीज पर डिस्कशन करी। वैसे तो बहुत सारी क्वालिटीज हो सकती हैं एक अच्छे लीडर की, लेकिन हमने की ट्रेड्स, की क्वालिटीज पर बात करी जो स्ट्रैटेजिक सक्सेस में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं। फिर हमने ट्रांजैक्शनल लीडरशिप विच इज मोर टुवर्ड्स मैनेजमेंट रोल, ट्रांजैक्शनल लीडरशिप और ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप के दरमियान कंपैरिजन डेवलप किया। और हमने हाईलाइट किया कि सिर्फ अच्छा लीडर वही नहीं है जो रोज ट्रांसफॉर्मेशन लाता रहे, बल्कि आप एक बार ट्रांसफॉर्मेशन ले आए तो वे कुछ अरसे तक ट्रांजैक्शनल लीडरशिप, रूटीन लीडरशिप, डे टू डे मैनेजमेंट, उसकी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ट्रांजैक्शनल लीडरशिप गुड फॉर नॉर्मल टाइम्स एंड ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप गुड फॉर एबनॉर्मल टाइम्स व्हेन वी आर गोइंग थ्रू अ टाइम ऑफ चेंज। फिर हमने एंटरप्रेन्योरशिप और इंट्राप्रेन्योरशिप के कॉन्सेप्ट्स पर डिस्कशन करी। व्हेन वी टॉक अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप इट इज अबाउट लुकिंग एट द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में से रिस्क टेकिंग करना, इदारे के बाहर जाकर एडिशनल रिसोर्सेज के थ्रू रिस्क लेना, किसी नए बिजनेस, किसी नए सेगमेंट, यानी ओनर अपने इदारे के अलावा रिस्क ले रहा है जाकर। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट इंटरप्रेन्योरशिप, इंट्राप्रेन्योरशिप विच इज इक्वली इंपॉर्टेंट, कि विद इन ऑर्गेनाइजेशन भी अपॉर्चुनिटीज को देखना। क्या क्यों ना हम विद इन ऑर्गेनाइजेशन ये प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं, ये वाली प्रोडक्ट को भी ट्राई करें। यानी विद इन ऑर्गेनाइजेशन एक रिस्क टेकिंग एबिलिटी को स्टार्ट करना, इंकरेज करना, ताकि ऑर्गेनाइजेशन अपनी ही मार्केट के अंदर भी ग्रो करती रहे। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी कि भाई गूगल अपने इंप्लॉइज को ये इंकरेज करता है कि आप अपना 20% ऑफ द टाइम पर्सनल प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी लगाओ और उस पर इदारा आपको सपोर्ट करेगा। तो विद इन ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज, इनोवेशन, रिस्क टेकिंग, इसको भी इवैल्यूएट किया जाए। जाहिर है इदारा किसी भी तरह कोई भी नए प्रोडक्ट, कोई भी नए सेगमेंट, कोई भी नए बाय प्रोडक्ट की तरफ जाएगा तो उस पर कुछ ना कुछ इन्वेस्ट तो करेगा, रिस्क तो ले रहा है। सो दैट वाज इंट्राप्रेन्योरशिप विद इन ऑर्गेनाइजेशन रिस्क टेकिंग। ये सब चीजों पर इन डिटेल डिस्कशन प्रीवियस क्लास में हुई। आज की क्लास की डिटेल में जाते हैं। आज की क्लास की जो हम डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं उसमें भी हमारी बात इसी से शुरू हो रही है कि लीडरशिप की क्वालिटीज क्या हैं। लेकिन अब जो हम लीडरशिप क्वालिटीज पर, लीडरशिप वैल्यूज पर बात कर रहे हैं, वो जनरल वैल्यूज पर बात नहीं कर रहे, बल्कि हम गुड गवर्नेंस के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं। अच्छा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस और ये सारे कॉन्सेप्ट आप स्किल्स लेवल में भी पढ़कर आते हो अपने ऑडिट एंड एश्योरेंस लेवल पेपर में। अच्छा, हमारे स्ट्रैटेजिक बिजनेस लीडर के कोर्स में भी पूरा एक सेक्शन आएगा कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, जब हम गवर्नेंस पर डिटेल्ड बात करेंगे। लेकिन अभी सिर्फ हम गवर्नेंस के कॉन्सेप्ट्स को रेफर करते हुए लीडरशिप को थोड़ा सा रिलेट करेंगे कि फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ गुड गवर्नेंस एक लीडर में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, क्या वैल्यूज होनी चाहिए। थोड़ा सा अगर आपको याद दिलाऊं, गवर्नेंस क्या होता था, एक सिस्टम जो इदारे में डायरेक्शन, कंट्रोल, मॉनिटरिंग, ये माहौल डेवलप करे, अकाउंटेबिलिटी का माहौल डेवलप करे,
फेयरनेस का माहौल डेवलप करे कि एक बंदा इदारे को डोमिनेट ना कर जाए। बैड गवर्नेंस, याद है आप लोग स्किल्स लेवल ऑडिट एंड एश्योरेंस में पढ़ते थे कि भाई चेयरमैन और सीईओ अलग अलग हों, बोर्ड में एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हों। ये सब कॉन्सेप्ट्स यहां भी आएंगे, लेकिन जाहिर है आप स्किल्स लेवल में गवर्नेंस के कॉन्सेप्ट्स पढ़ कर आए हो, एक ब्रॉड फॉरवर्ड नॉलेज है। तो गवर्नेंस के पर्सपेक्टिव से एक अच्छी लीडरशिप में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। अब इधर में जनरल क्वालिटीज की बात नहीं कर रहा कि भाई लीडर ब्रेव हो, लीडर में इमोशनल इंटेलिजेंस हो, जनरल क्वालिटीज की बात नहीं कर रहा। क्वालिटीज एंड वैल्यूज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ गुड गवर्नेंस। और जब गुड गवर्नेंस की बात करते हैं तो फिर एक अच्छा लीडर वो है जो फेयर हो, है भाई, जो फेयर बात करे, नाजायज बात ना करे, तमाम स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट को कंसिडर करता हो। एक अच्छा लीडर वो है जो ओपननेस के साथ चले, चीजें हाइड ना करे, क्योंकि गवर्नेंस तो इसी का नाम है ना, अ सिस्टम, अ सिस्टम नॉट एन इंडिविजुअल, अ सिस्टम थ्रू विच एन ऑर्गेनाइजेशन इज डायरेक्टेड, जो इदारे का डायरेक्शन सेट करे, कंट्रोल्ड एंड मॉनिटर्ड। तो गुड गवर्नेंस की नजर से अगर बात करूं तो एक लीडर में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। अच्छा, आप देखोगे कि बहुत सारे सेठिया इदारों में सेठ बहुत अच्छा लीडर होता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें गवर्नेंस वाली क्वालिटीज नहीं होती। जब उस सेठ को कोई क्वेश्चन करता है तो बिदक जाता है, तब जाता है, नाराज हो जाता है, यानी गवर्नेंस वाली क्वालिटीज नहीं होती। वो सेठ इदारे को जाने अनजाने में एक लिमिटेड लाइफ की तरफ लेकर जा रहा होता है। जैसे मैं कहूं भाई, मिर्चा वाला इंस्टीट्यूट, हम चार फाउंडर्स हैं भाई, हम चारों लोग इदारा चला रहे हैं, इदारा सक्सेसफुल है, लेकिन सवाल, क्या हमारे अंदर गवर्नेंस की नजर से लीडरशिप क्वालिटीज हैं? क्या हम लोगों के ओपिनियन को वेलकम कर रहे हैं? क्या हम अपने बोर्ड में नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स बिठा रहे हैं, है भी? क्या हम ओपननेस और ट्रांसपेरेंसी के साथ चल रहे हैं? तो अब हम बात कर रहे हैं लीडरशिप की क्वालिटीज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ गवर्नेंस। और मेरी बात याद रखना, जब तक आपकी लीडरशिप में गवर्नेंस क्वालिटीज नहीं होंगी, आपकी ऑर्गेनाइजेशन सस्टेनेबल नहीं होगी। अब मैं आपको इधर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊं, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ये जो हमारा साउथ एशियन कल्चर है, इसमें आप देखना बिजनेसेस एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर ही नहीं होते। वो बाप चला रहे थे, बच्चों तक बिजनेस ट्रांसफर ही नहीं होता, क्योंकि बाप लोग अपनी पावर ट्रांसफर ही नहीं करते, दूसरे का ओपिनियन सुनना ही नहीं चाहते, अपने आप को चैलेंज होता हुआ देखना ही नहीं चाहते। तो लीडरशिप तो बहुत अच्छी है, लेकिन वो लीडरशिप गवर्नेंस के पर्सपेक्टिव से बेकार है। लेकिन जब आप वेस्टर्न एनवायरनमेंट में देखते हो तो सात सात आठ आठ जनरेशन बिजनेस ट्रांसफर होते हैं, क्योंकि उधर लीडरशिप गवर्नेंस के पर्सपेक्टिव को फॉलो कर रही होती है। सो क्वालिटीज ऑफ लीडरशिप विद द पर्सपेक्टिव ऑफ गवर्नेंस, अब हम इस पर बात कर रहे हैं। सो व्हाट इज गवर्नेंस? नॉट एन इंडिविजुअल, about creating a system. So, governance refers to the system of control and management by which organization operate. Leaders play a critical role in ensuring effective governance by acting ethically and professionally on behalf of the stakeholders. यार, मैंने मिर्चा वाला को सिर्फ ये चार मिर्चा वाला तक नहीं रखना, आने वाली 7 जनरेशन तक चले, आने वाली 10 जनरेशन तक चले। तो आज बीइंग अ लीडर मुझे ये इंश्योर करना होगा कि मैं अपने डिसीशंस में, अपने एक्शंस में गवर्नेंस क्वालिटीज लेकर आऊं, एथिकल एंड प्रोफेशनल वैल्यूज लेकर आऊं, ताकि ऑर्गेनाइजेशन सस्टेनेबल हो। अब क्या है वो गवर्नेंस क्वालिटीज? तो अब वो 11 गवर्नेंस क्वालिटीज जिन पर हम बात कर रहे हैं। सर, एग्जामिनेशन में कैसे आएगा? अगेन एक फाउंडर की कहानी, बहुत सक्सेसफुल फाउंडर, बहुत इदारे को प्रॉफिटेबल कर दिया, लेकिन क्या उस लीडर में गवर्नेंस वाली क्वालिटीज थी या नहीं थी? एक बार मैंने इस मसले पर एक वीडियो भी बनाई थी, कॉन्सेप्ट भी दिया था कि आपको पता है इदारे के शुरू के दिनों में जो इदारे का फाउंडर होता है वो इदारे की सबसे बड़ी ताकत होता है, लेकिन जब इदारा ग्रो कर जाता है ना, तो वही फाउंडर इदारे के लिए सबसे बड़ा खतरा होता है, अगर वो गवर्नेंस क्वालिटीज इंप्लीमेंट नहीं कर रहा। तो एक लीडर के अंदर क्या गवर्नेंस क्वालिटीज होनी चाहिए, अब हम इन पर बात कर रहे हैं। तो अब वो गवर्नेंस क्वालिटीज क्या है, देखो जरा। सबसे पहले फेयरनेस।
फेयर बात करे, तमाम स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट को कंसिडर करे, मेजॉरिटी के भी माइनॉरिटी के भी, फेयर बात करे, जस्ट बात करे। लीडर मस्ट इंश्योर इक्वालिटी एंड जस्टिस इन डिसीजन मेकिंग। ऑल स्टेक होल्डर इंटरेस्ट इंक्लूडिंग माइनॉरिटी शेयर होल्डर शुड बी रिस्पेक्टेड इक्वली। हाँ भाई, मेजर शेयर होल्डर इंपॉर्टेंट है, मेजर कस्टमर इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप अनफेयर ट्रीटमेंट कर रहे होगे तो अल्टीमेटली इदारे की रेप्यूटेशन इंपैक्ट होगी, इदारे की लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी इंपैक्ट होगी। अब देखो, यहां हमने ये बात नहीं करी कि लीडर ब्रेव हो, हमने ये बात नहीं करी कि लीडर इमोशनली इंटेलिजेंट हो, हमने ये बात नहीं करी कि लीडर अच्छे डिसीजन ले, कम्युनिकेशन अच्छी हो, सारी क्वालिटीज अपनी जगह है। यहां मैं लीडर की क्वालिटीज पर बात कर रहा हूं फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ गुड गवर्नेंस। तो फेयर हो अपने मामलात में, ओपन, ट्रांसपेरेंसी, चीजों को हाइड ना करे, ओपन रखे बात, कीप हिमसेल्फ ओपन फॉर अकाउंटेबल ऑल्सो, ओपननेस रखे, ट्रांसपेरेंट रिपोर्टिंग करे। कंपनी शुड प्रोवाइड एक्यूरेट एंड टाइमली इंफॉर्मेशन टू स्टेक होल्डर्स। लीडर्स मस्ट फॉस्टर डेवलप अ कल्चर दैट सपोर्ट्स ट्रांसपेरेंसी। वरना यार बड़े बड़े इदारे फिर फंस जाते हैं फ्रॉड्स के अंदर, इंफॉर्मेशन हाइडिंग के स्कैंडल्स के अंदर, क्योंकि ऊपर लीडरशिप वो कल्चर डेवलप करवा देती है कहीं ना कहीं। सो फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ गुड गवर्नेंस, एक अच्छा लीडर जो अपने फैसलों में फेयर हो, ट्रांसपेरेंसी के साथ चले, इनोवेशन को एक्सेप्ट करे, अपने आप को एक बॉक्स में बंद ना कर दे, इनोवेशन को एक्सेप्ट करे, आने वाली ग्रोथ को एक्सेप्ट करे, एडेप्टेबल हो। Good governance is not just about compliance, but it is about creating value through new and improved practices. Risk taking should be balanced with effective risk management and disclosure. इनोवेट करे, रिस्क ले, लेकिन डिस्क्लोज करे। भाई जो शेयर होल्डर्स का पैसा है उन तक बात डिस्क्लोज रहे, बैंक तक डिस्क्लोज रहे, कस्टमर तक डिस्क्लोज रहे, बातें छुपी ना रहे। क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर, नॉट जनरल, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ गवर्नेंस, फेयर हो, ओपननेस को इंकरेज करे, इनोवेटिव हो, देन मोस्ट इंपॉर्टेंट स्केप्टिसिज्म, क्वेश्चनिंग बिहेवियर को एक्सेप्ट करे। यार ये इतना इंपॉर्टेंट है, लोग क्वेश्चन टॉलरेट नहीं करते, क्योंकि अपने दिमाग में अपने आप को सबसे बड़ा बनाया हुआ होता है। जब आप इस गुरूर में हो कि मैं सबसे बड़ा हूं, मैं गलत हो ही नहीं सकता, मेरे से क्वेश्चन ही नहीं कर सकता, तो सॉरी टू से फिर वहां ग्रोथ भी रुक जाती है। स्केप्टिसिज्म, बोर्ड में नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, वो जो एक्सटर्नल लोग बिठाए जाते हैं जो ऑपरेशंस का पार्ट नहीं है, सिर्फ बोर्ड में आ रहे हैं। अच्छा, अब नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सिर्फ खाना पूरी के लिए नहीं बिठाने, कल्चर, इन्वायरमेंट के वो भी क्वेश्चन कर सके, वो भी इनपुट दे सके। A questioning mindset is essential, especially for non-executive director who must critically assess strategies and proposals to ensure sound governance. इंडिपेंडेंस एक्सेप्ट करने वाला बंदा हो, जहां बायसनेस, जहां डिपेंडेंसी, जहां ऐसा लगे कि मेरा पर्सनल इंटरेस्ट आ रहा है, जहां कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है, तो फौरन समझे कि अब मुझे पीछे हटना है। वो जो बोर्ड की कमेटीज आप लोग पढ़ते थे, रेम्यूनरेशन कमेटी, कि मैं अपनी सैलरी खुद सेट ना कर रहा हूं, ऑडिट कमेटी के भाई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से भी कोई क्वेश्चन कर रहा हो, इंटरनल ऑडिट भी बिठाए, decisions should be objective and free from conflict of interest. Measures such as separate role for CEO and chairman, independent entities, audit committee. देखो मैं फिर बात को रिपीट कर रहा हूं, लीडरशिप ही चैप्टर है, तो दूसरी क्लास है, लीडरशिप ही चैप्टर है। एक अच्छा लीडर कौन है? लास्ट क्लास में क्वालिटीज पढ़ी थी अच्छे लीडर की, ये जनरल क्वालिटीज थी। विजन क्वालिटी है, इमोशनल इंटेलिजेंस क्वालिटी है, डिसिसिवनेस, फैसला ले सके क्वालिटी है। भाई ये सारी क्वालिटीज इदारे को एक हद तक सक्सेसफुल बना देंगी, लेकिन अगर तुम गुड गवर्नेंस नहीं लाए तो तुम्हारा इदारा सस्टेनेबल नहीं रहेगा, एक जनरेशन चलेगा दूसरी में नहीं जाएगा। तो अब ये सारी क्वालिटीज पर बात कर रहे हैं, जिसमें फेयर डिसीजन मेकिंग, ओपननेस इन द बिहेवियर, इनोवेटिव, फिर इसी तरह स्केप्टिसिज्म, क्वेश्चंस को एक्सेप्ट करे, इंडिपेंडेंट माइंडसेट को एक्सेप्ट करे। सर प्लीज इस पर अगर कुछ एग्जांपल। The examination perspective, very important.
देखिए, जहां ये आपने फेयरनेस की, वैसे तो सर वैस ने कहा ना कि वी हैव अ सेपरेट सेक्शन फॉर गवर्नेंस, और गवर्नेंस जो है ना वो एग्जामिनर के लिए हॉट टॉपिक है, बिकॉज ऑलवेज आई हैव सीन गवर्नेंस, गवर्नेंस वो हमेशा दिखाता है पूरा बोर्ड का स्ट्रक्चर, समटाइम टू टीयर बोर्ड, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स किस तरह, फिर फाउंडर की कैसे, ये सारी चीजें वो गवर्नेंस को दिखाता है, बात होगी। लेकिन ये जैसे फेयरनेस की बात की, ठीक है ना, अभी कोई बेसिक पेपर तो है नहीं कि वो छोटा सा बोल देगा कि भाई एक इक्वल ट्रीटमेंट कर दे, वो आपको सिचुएशन ऐसी दे देगा कि जिसमें, बिकॉज फेयरनेस इज सब्जेक्टिव, फेयरनेस इज सब्जेक्टिव, जैसे राइट इज सब्जेक्टिव। जो चीज आपके लिए, बड़ा जरा गौर से सुने इसको, जो चीज आपके लिए सही है वो मेरे लिए गलत है, मेरे माइंड सेट से वो गलत है, ठीक है ना। जैसे अगर एक एंगल, फॉर एग्जांपल एग्जामिनेशन में सवाल कहीं बन रहा होता है चाइल्ड लेबर, अब चाइल्ड लेबर कहने को क्या है, एक माइंडसेट ऐसा है जो रूल बेस्ड, जो कहता है कि इज इज नॉट एक्सेप्टेबल इन एनी सिचुएशन, लेकिन दूसरा माइंडसेट कहता है कि जरा सोचें, अंडर डेवलप नेशन में जहां बच्चे के पास खाने को पैसे नहीं है, या तो वो भूख से मर जाए, या फिर वो ये काम कर ले थोड़ा, ताकि थोड़ा बहुत अपनी पढ़ाई भी देख लेगा और कुछ अपने घर को फीड भी कर देगा। तो आप देख रहे हैं इस तरह का एग्जामिनेशन में सवाल आएगा जिसमें फेयरनेस जो है वो आपको बहुत ही कंफ्यूजिंग सिचुएशन में डाल देगी। इसी तरह एक ही ट्रीटमेंट शेयर होल्डर के लिए फेयर है और एम्प्लॉइज के लिए अनफेयर है। फॉर एग्जाम्पल, डाउनसाइजिंग, डाउनसाइजिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, डीलेयरिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, whenever there is an announcement of downsizing, right sizing, शेयर होल्डर बोलता है हाँ ठीक है, राइट साइज होना चाहिए इदारे को, बिकॉज अल्टीमेटली द बॉटम लाइन विल गो अप, प्रॉफिटेबिलिटी विल गो अप, अर्निंग पर शेयर विल गो अप, एंड विल गेट द गुड शेयर प्राइस, और हमारी इदारा सस्टेनेबल होगा। लेकिन एम्प्लॉइज के परस्पेक्टिव से देखते हैं तो बोलते हैं यार ये तो गलत हो रहा है हमारे साथ, कि हमें बाहर निकाल दिया गया, जरा माहौल अप डाउन हुआ। तो ये जो पेपर है उसके अंदर आपकी सिचुएशन ऐसी होगी, और यही तो आपका वो एनालिटिकल माइंडसेट मांग रहा है कि जब आप बात करें तो एक बेसिक बात करके ना खड़े हो जाए कि दिस इज अ वेरी गुड ट्रीटमेंट एंड गुड बाय, नो, फिर वो भी आपको बोलेगा कि कम अगेन, ओके, नेक्स्ट टाइम। आपने बात भी करनी है तो वो डिफरेंट एंगल से बात हो रही होगी, सही है ना, कि भाई ये एम्प्लॉइज का एंगल, और ये शेयर होल्डर का एंगल, और ये गवर्नमेंट का एंगल, तो ये बहुत सारे एंगल्स को आपने देखना होगा। अच्छा, फिर इसी तरह इन्होंने जैसे ये सक्सेशन प्लानिंग वाली बात, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो एग्जामिनेशन में हमेशा दिखाता है कि भाई 200 years बैक they founded an organization, और फिर with the passage of time it's going down, why? क्योंकि वारिस नहीं ढूंढा होता, तो सक्सेशन प्लानिंग वाली टर्म भी आपने देखनी है। ट्रांसपेरेंसी, उसमें खैर आप लोगों ने बड़ा फेमस केस हमेशा सुना भी होगा एनरॉन का, वो यहाँ टेक्सास बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन थी, और हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस में फिर डिटेल बात करेंगे, लेकिन व्हाट वाज द प्रॉब्लम, द लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, के इतने सारे इदारे बनाए हुए थे स्पेशल पर्पस एंटिटीज, और उसको डिस्क्लोज नहीं करते, तो फिर 2001 में, फिर अमेरिका में, तो उसके बाद फिर बहुत सारे लॉज बने, स्पेशली वो जो बोर्ड बना, पब्लिक कंपनी अकाउंटिंग ओवरसाइट बोर्ड, जो मैंडेटरी करता है फिर ऑफ बैलेंस शीट ट्रांजेक्शन इन सबको। तो ये सारी चीजें आपने देखनी होंगी एग्जामिनेशन में कि किस तरह लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, और समटाइम आपको ऐसा फील भी होगा कि देखें पेपर ही ऐसा है, ऑडिट कमेटी भी है, रेम्यूनरेशन कमेटी भी है, नॉमिनेशन कमेटी भी है, एचआर कमेटी भी है, गवर्नेंस की सारी कमेटीज हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सब मौजूद है, लेकिन वंस अगेन वही एक दो बंदे हैं, दे आर द पार्ट एंड हेड ऑफ नॉमिनेशन कमेटी, दे आर द हेड ऑफ रेम्यूनरेशन कमेटी, दे आर द हेड ऑफ रिस्क मैनेजमेंट कमेटी। फिर बात खत्म हो गई, कहने को हमने क्या बोला कि हमने अपना वो रेड टेप और खाना पूरी कर दी पूरी। तो आपको ये भी देखना है कि कहीं वही बंदे हर कमेटी के चेयर तो नहीं बने, तो बात खत्म हो गई फिर। इस एंगल से देखना है, ये यानी एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव होगा इन इन रिलेशन विद लीडरशिप एंड गवर्नेंस। मैं आगे और एग्जांपल भी फिर इसको करता हूं, लेकिन यहां पर आप सिर्फ लीडरशिप को देख रहे हो, क्योंकि सारे पावर तो उसी के हाथ में है ना, गवर्नेंस सिस्टम बनाने के। सो ये हम सारी क्वालिटीज पर बात कर रहे हैं कि भाई वो जो लीडर है जो इदारे को लेकर चल रहा है उसके अंदर गवर्नेंस को इंश्योर करने वाली कितनी एबिलिटी एक है। एक और पॉइंट, क्योंकि एग्जामिनेशन में एनजीओस पे कई दफा सवाल आया, आई थिंक नॉन प्रॉफिट और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में दो तीन दफा मैंने बड़े केस देखे हैं, उसमें वन ऑफ द मेजर स्टेक होल्डर इज एनिमल। तो आपने उनके एंगल से बात करनी कि भाई ये एनिमल्स जो हैं उनका क्या करें, क्योंकि वो समटाइम वो उस वेलफेयर को देख रहे होते हैं। तो देखिए स्टेक होल्डर जब सर टर्म यूज कर रहे हैं ना, तो इट्स अ वाइडर थिंग, और उसके अंदर हर एंगल से आपने राइटनेस, फेयरनेस, ओपननेस, ट्रांसपेरेंसी, ऑल दिस। तो इस सब में एक लीडर का अपना माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो गवर्नेंस को कितना आगे बढ़ना देना चाहता है। देखो ना, मैं ऐसे बोलूं कि अगर मुझे मिर्जा वाला में गुड गवर्नेंस लानी है तो उसके लिए कुर्बानी हमें देनी पड़ेगी। हमें ऐसे लोग सामने बिठाने होंगे जो हमसे सवाल करेंगे। हमें ओपननेस लानी होगी, हमें ओपन चीजें रिपोर्ट करनी होंगी। अगर मैं सब छुपाऊंगा तो जाहिर है बीइंग अ लीडर तो मेरी ईगो फीड होगी, लेकिन मेरी ऑर्गेनाइजेशन सस्टेनेबल नहीं रहेगी।
इसी तरह गवर्नेंस कहता है कि एक अच्छे लीडर की क्वालिटी है कि वो प्रोबिटी और ऑनेस्टी के साथ चलेगा, झूठ नहीं बोलेगा। भाई गुड गवर्नेंस है ना, निजाम चल रहा है, अगर कुछ भी बुरा हो रहा है तो ओवैस की वजह से नहीं हो रहा है, निजाम की वजह से हो रहा है, देयर इज नथिंग पर्सनल। जब पर्सनल नहीं है तो झूठ क्यों बोलना पड़ रहा है? एक अच्छा गवर्नेंस सिस्टम ट्रस्ट पर चलता है। सो लीडर्स मस्ट एक्ट विद इंटेग्रिटी एंड ट्रूथफुलनेस। मिसलीडिंग रिपोर्ट्स बनाना, तो फिर ये लीडर की एक ऐसी क्वालिटी है जो गवर्नेंस को लैक कर रही है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, जिम्मेदारी लेना, ओनरशिप लेना कि भाई ओके ये लोग इस चीज के लिए जिम्मेदार हैं, बोर्ड की प्रॉपर कमिटीज हैं। अगेन इधर देखो, एक बात को समझो कि इधर जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट की जा रही है, जितनी भी अकाउंटेबिलिटी क्रिएट की जा रही है, उसका मकसद क्या है? ऐसा सिस्टम जिसमें एक बंदा सब चीजों को लीड नहीं कर रहा, बल्कि डिफरेंट लोगों के दरमियान जिम्मेदारियां बटी हुई हैं, फिर वो आंसरेबल हैं। जब उनको पावर दी गई है तो जिम्मेदारी भी लेंगे। सही। रिस्पॉन्सिबिलिटी, बोर्ड मस्ट टेक द ओनरशिप ऑफ देयर डिसीजंस, रिस्पॉन्सिव टू ऑल स्टेक होल्डर्स। अकाउंटेबिलिटी, आंसरेबल होना। अच्छा अब देखो, एक है पावर, पावर होता है एसेट, कि जो मैं बोलूंगा वो हो जाएगा। लेकिन ग्रेटर पावर कम्स विद ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी है लाइबिलिटी, पावर एसेट है, जो मैं बोलूंगा वो हो जाएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी लाइबिलिटी है कि भाई मेरी जिम्मेदारी, अगर कुछ गलत हो गया तो मैं जिम्मेदार हूं। और अकाउंटेबिलिटी भी फिर एक लाइबिलिटी है कि मैं जवाबदेही, आंसरेबल, भागूंगा नहीं, मुंह नहीं मोड़ूंगा, उस वक्त ये नहीं बोलूंगा कि मैं पावरफुल हूं, मेरे से क्यों सवाल किया जा रहा है। Those in power must be answerable for their actions. Mechanisms like AGM, annual general meeting, enable stakeholders to be accountable. बोर्ड जवाबदेही के बिहेवियर में रहता है। तो ये सारी बेटा लीडर की क्वालिटीज हैं, बट नॉट द जनरल क्वालिटीज, क्वालिटीज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ गुड गवर्नेंस। साउंड जजमेंट, कि भाई एक लीडर नोन डिसीजन लेगा, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को स्टडी करेगा, अंडरस्टैंडिंग लेगा, रिस्क एनालाइज करेगा, सोच समझ के साउंड जजमेंट लेगा। बहुत ज्यादा अपने पर्सनल इंटरेस्ट की तरफ डिपेंड होकर डिसीजन नहीं ले लेगा। फिर बेटा लेमन ब्रदर्स का जो कोलैप्स था, ये आप आगे कॉर्पोरेट गवर्नेंस में हम इन डिटेल पढ़ेंगे कि किस तरह बेटा एक इंडिविजुअल की एक्स्ट्रा रिस्क टेकिंग ने एक बहुत बड़े इदारे को डिबो दे दिया, एक बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉब्लम में ले आती है। तो इस सारे पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर हम जाके इनकी केस स्टडीज पर बात करेंगे। तो बेटा लीडर की क्वालिटीज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ गुड गवर्नेंस। इसी तरह इंटेग्रिटी, वही आपने प्रोबिटी और ऑनेस्टी पढ़ी है, ये प्रोबिटी और ऑनेस्टी पढ़ी कि भाई अपनी डीलिंग्स में ट्रूथफुल रहें। इंटेग्रिटी समझ लो उसी का डिटेल्ड फॉर्म है। कभी एक तो ऑनेस्टी के साथ चल रहे हैं प्लस मॉरल वैल्यूज को भी अपहोल्ड कर रहे हैं, है भी। एक तो है झूठ ना बोलना प्लस सच को भी नहीं छुपाएंगे, ऐसे बिहेवियर में भी इन्वॉल्व नहीं होना जो मिसलीडिंग हो, हाई मॉरल वैल्यूज के साथ एक्ट करना। और बेटा ऑर्गेनाइजेशन की लॉन्ग टर्म रेप्यूटेशन का हमेशा ख्याल रखना। कोई भी ऐसी फॉल्स मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन जो ऑर्गेनाइजेशन की लॉन्ग टर्म रेप्यूटेशन को अफेक्ट कर जाए, उसे अवॉइड करना है। सर एक सवाल, क्या ये 11 क्वालिटीज याद कर लूं? नहीं भाई, याद तो कुछ करना ही नहीं है। बेटा ये 11 क्वालिटीज आपका थॉट प्रोसेस डेवलप कर रही है। जब आप एक बिजनेस लीडर, एक स्ट्रैटेजिक लीडर की स्टोरी पढ़ोगे सिनेरियो में, तो आप एक तो उस पर जनरल कमेंट कर रहे हो, प्लस आप ये देख रहे हो कि क्या वो लीडर गुड गवर्नेंस के पर्सपेक्टिव से गुड लीडर है या नहीं है। क्या वो अपनी डीलिंग में फेयर है? क्या वो तमाम स्टेक होल्डर्स का इंटरेस्ट देख रहा है? क्या वो बातें छुपा रहा है या वो ओपननेस के साथ चल रहा है? क्या वो इनोवेशन को वेलकम करता है? क्या वो क्वेश्चनिंग बिहेवियर को वेलकम करता है? ये सारी क्वालिटीज है ना भाई, कि क्या उस लीडर में ये सारी क्वालिटीज हैं या नहीं है। इसी तरह क्या वो इंडिपेंडेंस को एक्सेप्ट करता है, जहां कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है क्या पीछे हटता है? क्या ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को प्रिवेल कराता है? क्या ऑनेस्टी के कल्चर को प्रमोट कर रहा है या खुद इंफॉर्मेशन हाइड कर रहा है? क्या अपने डिसीशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है या सिर्फ पावर लेने के वक्त आगे आना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी के वक्त पीछे हट जाना है, जैसे अपने पाकिस्तान में होता है। हाँ भाई पावर दे दो, जब रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी की बात आती तो बोला नहीं नहीं नहीं, ये हम नहीं कर सकते। अकाउंटेबिलिटी क्या आंसरेबल रहने के लिए अवेलेबल है? क्या साउंड जजमेंट लेता है, नॉन डिसीजन लेता है, इन्वायरमेंट को सही तरह स्टडी करता है, क्या इंटेग्रिटी मॉरल वैल्यूज को अपहोल्ड कर रहा है अलोंग विद ऑनेस्टी, क्या ऑर्गेनाइजेशन की रेप्यूटेशन का लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट का ख्याल रख रहा है। कितनी बार शॉर्ट टर्म प्रॉफिटेबिलिटी तो मिल जाती है बट ऑर्गेनाइजेशन की लॉन्ग टर्म रेप्यूटेशन अफेक्ट हो जाती है। सो लीडरशिप
स्ट्रैटेजिक लीडरशिप, उस स्ट्रैटेजिक लीडरशिप की जनरल क्वालिटीज, एंड देन क्वालिटीज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ गुड गवर्नेंस। तो मैं एक एग्जामिनेशन केस इसमें लेके आता हूँ, सही एक सिचुएशन बनाते हैं। एक लीडर है, लेट्स से द सीईओ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, वेरी फेमस और सब कुछ, हाई फाई सीईओ, और उसका एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, ठीक है। अब एक स्कूल ऑफ थॉट कि यार ये उसका मसला है कि वो अपनी वाइफ को चीट कर रहा है, उसकी कोई गर्लफ्रेंड है, तो एक एंगल तो इसमें ये होता है कि इट्स अ पर्सनल लाइफ। लेकिन देखें, अब आप अपने गवर्नेंस के इश्यूज को देखेंगे, आपके सामने हुआ है कोल्ड प्ले कॉन्सर्ट, और वो जो सीईओ एचपी के साथ हुआ, ऐसे कई दफा केसेस हुए हैं कि जब इनके स्कैंडल सामने आए, जो इनके एक्स्ट्रा मैरिटल थे और इस किस्म के स्कैंडल, और कहीं कोई किसी की कोई वीडियो लीक हो गई, तो बाकायदा शेयर प्राइस पे उसका इफेक्ट पड़ा है। अब आप सोचेंगे कि यार ये क्या, ये तो, और स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट द फ्री वर्ल्ड, वेस्टर्न वर्ल्ड की बात करते हैं, तो वहां तो फ्रीडम सबसे पहली चीज है कि भाई ये फ्री सोसाइटी है। तो इस फ्री सोसाइटी में भी ये मसला क्यों आ जाता है? उसकी बहुत बड़ी वजह यही होती है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और ये जो सी और ये जो पोजीशन है, क्या है, दे आर एक्चुअली द एजेंट एंड स्टीवर्ड। शेयर होल्डर बोलता है कि यार जब ये ऐसे चीटर है, देखो ना, ये पॉइंट आ रहा है इंटेग्रिटी, वो उधर आ रहा है प्रोबिटी, ऑनेस्टी, ये मैं सबको लिंक कर देता हूं, रेपुटेशन। एक एक्शन की वजह से क्या हुआ कि शेयर प्राइस भी हिट हुई, शेयर होल्डर का कॉन्फिडेंस भी डाउन हुआ, एंड नॉट ओनली शेयर होल्डर, स्टेक होल्डर्स, सप्लायर भी घबरा गए, कस्टमर भी घबरा गए, एम्प्लॉयज भी घबरा गए अदर के, यार ये क्या कर रहे हैं। और स्पेशली वो जो वो कोर्ट प्ले वाला सीन हुआ था, उसमें तो वो एचआर के साथ उसका रिलेशन था। इसका मतलब सीईओ की इतनी इन्फ्लुएंस होगी कि वो एचआर की हेड को बोल के सारी बायस्ड रिक्रूटमेंट करा सकता है कि भाई ये मेरी मर्जी का बंदा है। वैसे तो नॉर्मली होता है ये प्रैक्टिकली सीईओ जब चेंज होता है, मैंने प्रैक्टिकली ऑर्गेनाइजेशंस में देखा है, वो पूरी अपनी टीम ही चेंज कर देता है। सीएफओ भी उसी का आता है, फिर इंटरनल ऑडिट का हेड भी उसी का, सब ये नॉर्मल होता है। लेकिन उसमें ये बातें खुल जाना कि यार ये एक्स्ट्रा चल रहा था, तो देखिए ये भी गवर्नेंस का पार्ट है कि शेयर होल्डर ये सोचता है कि यार हमारी इन्वेस्टमेंट इनके हाथ में है, और ये तो अपने वर्ड्स के नहीं है, तो अपनी फैमिली के नहीं, किसी के नहीं है, तो इनके लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाता है। इसी तरह लेमन ब्रदर्स पे हम आगे भी बात करेंगे, लेकिन मैं एक छोटा सा आपको दूं एरिया, ये जो इन्होंने जजमेंट वाली बात की, लेमन ब्रदर्स, सिर्फ लेमन ब्रदर कोलैप्स नहीं हुई थी, पूरी दुनिया रिसेशन में गई थी। अगर आपको याद हो 2008, पूरा यूएस तो गया ही था, लेकिन उसके साथ फिर यूरोप, ये सब चला गया। क्यों? उसके पीछे वजह यही थी ना कि बेसिक बात, आप सोचें, ये तो सिर्फ पाकिस्तान बोलते हैं, तो मैं पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश सबको कवर करके बोलता हूँ, सही है ना, क्योंकि मेरे इंडियंस के साथ बहुत ज्यादा इधर ताल्लुकात हैं। तो ये सिर्फ पाकिस्तान की बुराई करते हैं, लेकिन ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। अच्छा, अब चक्कर क्या था, थोड़ा सा एक केस लेके देखें कि आपकी जजमेंट में देखना चाहता हूं, क्या क्या एक आम आदमी जो एक रेंटल अपार्टमेंट में रहता है, लोअर मिडिल क्लास आदमी, पाकिस्तान इंडिया में लोअर मिडिल क्लास से रेंटल अपार्टमेंट में रहता है, आपकी बैंक उसको लोन दे दे, उसको एक घर दे दे, कौन सा, 1,000 गज का, 40 करोड़ रुपए का घर, कि तुम आहिस्ता आहिस्ता पे कर देना, और ऐसे पूरी सोसाइटी को देना शुरू कर दे, पूरे अमेरिका को देना शुरू कर दे, जिसको हम प्राइम लोन नहीं कहते, सब प्राइम लोन कहते हैं, जिसमें ये नहीं देखा जा रहा था कि इसके 4 बच्चे या 6 बच्चे हैं, ये ड्रग्स लेता है, गर्दुल्ला है, ये कौन है, इसकी हरकतें क्या है, इसकी कितनी बीवियां, कुछ भी नहीं, इसका इनकम लेवल क्या है, नहीं यार सबको घर दो, सबको घर बांटे गए। जब सबको घर बांटे गए तो क्या हुआ, घरों की डिमांड ऊपर चलेगी, प्राइसेस ऊपर चलेगी, लेकिन अब उसमें रहने वाले लोग कौन है, आप खुद सोचें, कोई लोअर मिडिल क्लास है, कोई क्या। अल्टीमेटली ये एक्शन सस्टेनेबल नहीं था, और ये जजमेंट वाली जो सर वैस ने बात की, वो कैसी थी कि इस बबल को एक टाइम फटना था, और जब वो फटा तो जाहिर है सबके घर जो आ गए वो फोरक्लोजर पे आ गए, और सब अपने घरों से बाहर हुए, बेघर भी हुए, सोसाइटी भी डाउन हुई, इकोनॉमी भी डाउन हुई। इस पर हम आगे भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस में बात करेंगे। तो ये एक यूं समझिए एक कोई सिंगल रेसिपी नहीं है गवर्नेंस और लीडरशिप की, ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला है। जैसे सर ने कहा कि ये सारे पॉइंट्स आपको याद नहीं करने, लेकिन आपको सोच के रखने के, अरे हाँ यार, गैर जानिबदार हो रहा हूँ, अकाउंटेबल हूँ, ट्रांसपेरेंट है, ये सब, ऑल दीज पॉइंट्स दे गो टुगेदर। सर, कल्चर वेरी इंटरेस्टिंग। अब हमने बात शुरू करी, मैं फिर थोड़ा सा पीछे जाऊंगा। लीडर, लीडर के बाद हम आए किस पर? स्ट्रेटेजिक लीडर। स्ट्रेटेजिक लीडर की जनरल क्वालिटीज, क्वालिटीज इन पर्सपेक्टिव ऑफ गुड गवर्नेंस। अब लीडरशिप से बड़ा क्लोजली कनेक्टेड कॉन्सेप्ट आता है ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर। क्योंकि देखिए, एक लीडर इदारे का कल्चर सेट करता है, और एक इदारे की सक्सेस में उसके कल्चर का बहुत बड़ा रोल है। सी, एक इदारे की सक्सेस में ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर का बहुत बड़ा रोल है। अब थोड़ा सा हम 1 मिनट के लिए पहले कल्चर को समझते हैं, फिर लीडरशिप को इससे ले जाकर जोड़ेंगे कि हाउ लीडरशिप इन्फ्लुएंसेस कल्चर। देखिए, अगर कोई मुझे कहे कि सर कल्चर क्या है, तो कल्चर, बड़े आसान अल्फाज अगर कुछ बातें कह दूं,
जनरली एक्सेप्टेबल बिहेवियर, कि भाई एक्सेप्टेबल बिहेवियर है, दिस इज हाउ वी डू थिंग्स, हम ऐसे ही करते हैं। अनक्वेश्चनेबल बिहेवियर, इसको बड़ी कुछ सिंपल मिसालों में दे दूं भाई। शर्ट के नीचे पैंट पहनते हैं, कभी किसी ने क्वेश्चन किया सर शर्ट के नीचे पैंट क्यों पहनी, ऐसी ही पहनी जाती है। लेकिन शर्ट के नीचे कोई शलवार पहनकर आ जाए तो सब पूछेंगे ना भाई खैरियत है, क्या हो गया, तबीयत ठीक है? क्योंकि आपने कल्चर से हटकर कुछ कर दिया। आप पाकिस्तान के अंदर एक लड़की बहुत ज्यादा मॉडर्न ड्रेसिंग कर ले तो सब देखना शुरू हो जाएंगे, बोले क्या हो गया, तो कल्चर से हट के क्या वही नहीं नहीं ड्रेस भाई, ऐसा नहीं है, कर ले। पाकिस्तान इज अ मॉडर्न कंट्री। वो यूरोप सर यहाँ पर यूएस थोड़ा वाली सा ड्रेसिंग वो पाकिस्तान में कर ले तो सही। एकदम सवाल उठ जाएगा। तो कल्चर क्या है, मैं बड़ी बेसिक बात, अभी मैं इदारे और बड़े लेवल पर नहीं जा रहा, बड़ी बेसिक बात, एक्सेप्टेबल बिहेवियर, दिस इज हाउ वी डू थिंग्स, ये हमारा काम करने का तरीका है। और जिसे मैं ऐसे बोलूं अनक्वेश्चनड बिहेवियर, या मैं इसको बड़ी सिंपल अल्फाज में कहता हूं विद इन पाकिस्तानी, अगर आप देखो तो कराची के अंदर शादियां रात में होती हैं, कल्चर है। पंजाब में दोपहर में होती हैं और केपी में सुबह होती हैं। कराची में कोई किसी को सुबह के वक्त शादी की दावत देगा ना तो लोग अजीब अजीब बात सोचेंगे। है भी अपने यहाँ तो एक कॉन्सेप्ट ही शादी का रात में आता है ना भाई, क्योंकि फिर शादी की रात है तो बोलेंगे क्या शादी का दिन भी आता है कोई, तो अपने यहाँ तो एक अजीब सी बात आ जाएगी। तो कल्चर द एक्सेप्टेबल बिहेवियर, द नॉर्मल बिहेवियर, दिस इज हाउ वी डू थिंग्स, अनक्वेश्चनड बिहेवियर। तो जैसे कल्चर इलाके का होता है, बड़ी अहम बात, जैसे कल्चर इलाके का होता है ऐसे ही कल्चर ऑर्गेनाइजेशन का भी होता है। फॉर्मल कल्चर, इनफॉर्मल कल्चर, है भी, रिस्क टेकिंग कल्चर, इनोवेटिव कल्चर। अब मैं जैसे मिर्चा वाला की बात करूं तो मिर्चा वाला का कल्चर यंग टीचर्स, मिर्चा वाला का कल्चर रिस्क टेकिंग, मिर्चा वाला का कल्चर इनोवेशन। क्योंकि मिर्चा वाला की फाउंडेशन फाउंडर्स ने ऐसे रखी ना। जब सर सुभान ने मिर्चा वाला फॉर्म किया था तो पहले से पढ़ाए थे, बट इन 2009 ही वाज अ यंग टीचर, अ यंग लीडर। तो फिर मिर्चा वाला का ओवरऑल कल्चर ये रहा। बच्चों के साथ कनेक्शन, यानी हमारे ये स्टूडेंट मीटअप्स में हमारे पेरेंट्स वगैरह कोई दोस्त आते हो कहते हैं यार आपकी बच्चों के साथ कैसी इतनी अच्छी बॉन्डिंग होती है, तो हम कहते हैं यार पता नहीं बस ऐसा ही है। कल्चर क्या है, कुछ भी ऐसा जिसका रीजन ही ना हो। मैंने कितनी बड़ी बात बोली, कुछ भी ऐसा जिसकी वजह ना हो। अगर वजह है तो कल्चर नहीं है, कल्चर की वजह नहीं होती। तो ऐसा ही हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है। एक्सेप्टेबल बिहेवियर, नॉर्मल बिहेवियर। कुछ इदारों में लोग लॉन्ग वर्किंग आवर्स काम करते हैं। किसी ने कहा यार आप लोग इतनी लॉन्ग वर्किंग आवर्स क्यों काम करते हो, आपको तकलीफ नहीं होती? बोला यार बस कल्चर है इदारे का। यानी मुझे याद है पहले जमाने में जब ऑन कैंपस टीचिंग होती थी तो मैं रमजान में रोजे में भी 10-10 घंटे खड़े रहकर पढ़ाता था। तो कोई मुझे कहता था यार आप रोजे में 10 घंटे खड़े रहकर बोल रहे हो, थक नहीं जाते? मैं कहता था यार पता नहीं थकते। अच्छा क्लास नहीं होती तो रोजा ज्यादा लगता था। नॉर्मल, दिस इज हाउ वी डू थिंग्स, द एक्सेप्टेबल बिहेवियर। भाई हर इदारे का, हर एरिया का अपना एक कल्चर है। अच्छा आप तो इदारे और एरिया की बात कर रहे हो, मैं तो कहता हूं हर इंसान का भी एक कल्चर है। कोई बंदा जो अर्ली मॉर्निंग उठता है, आप उससे पूछो यार आप रोज सुबह इतनी जल्दी कैसे उठ जाते हो, तो बोलेगा यार पता नहीं यार ऐसा ही है बस। कोई बहुत देर से उठता है तो उससे आप पूछो यार तू इतना सो के थकता नहीं है, तो बोलेगा यार पता नहीं यार ऐसा ही है कुछ। द एक्सेप्टेबल बिहेवियर, द नॉर्मल बिहेवियर। अब समझना मेरी एक बात, एक ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस, एक ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्शन, एक ऑर्गेनाइजेशन की इनोवेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन की रिस्क टेकिंग, इस सब में उसके कल्चर का, उसके एक्सेप्टेबल बिहेवियर का बहुत बड़ा रोल है। और सर ये कल्चर, ये एक्सेप्टेबल बिहेवियर डेवलप कैसे होता है, तो इसमें फाउंडर का, लीडर का, बैकग्राउंड का, इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा रोल है। आज मिर्चा वाला इंस्टीट्यूट के अंदर जो कल्चर है उसमें हमारा एज लीडर्स, एज फाउंडर्स एक बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि मिर्चा वाला एक टीचर ओरिएंटेड इदारा है। तो मैं हमेशा लोगों को एक बात कहता हूं कि यार हमें कोई भी बुराई मिल सकती है, लेकिन ये बुराई नहीं मिलेगी कि मिर्चा वाला के टीचर ने पढ़ाया और मुझे समझ नहीं आया। हम टीचर ही तो हैं। हमें कोई कोई भी आके गाली दे दे, लेकिन कोई ये बोल दे कि मुझे समझ नहीं आया, तो वो रात हमें नींद नहीं आएगी फिर। ये हमारे इदारे का कल्चर है, बिकॉज वी आर टीचर ओरिएंटेड। तो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, दैट एक्सेप्टेबल बिहेवियर, नॉर्म्स, बिलीफ,
कि भाई दिस इज हाउ वी डू थिंग्स, द अनक्वेश्चन्ड बिहेवियर। और यकीनी तौर पर इस कल्चर सेटिंग में फाउंडर का, लीडर का बहुत बड़ा रोल है। आप एप्पल उठा लो, आप एप्पल उठा लो, आप एप्पल का आईफोन यूज करो, देखो कितना सिंपल होता है कितना। आप आईफोन यूजर कभी एंड्रॉइड चला ले, ऑप्शंस में ही खो जाओगे। अभी एक मेन्यू खोले, इतने सारे ऑप्शन आ गए। एंड्रॉइड में यही होता है ना, आईफोन कितना लिमिटेड है। ये जो एप्पल का आईफोन है, असल में इनका कल्चर है। आप एप्पल के ऑफिस भी जब जाओगे ना, तो अंदर भी सिंपल ऑफिस कल्चर है उनका। बहुत ज्यादा भागता दौड़ता कल्चर ऑफिस के आर्किटेक्चर में भी नहीं रखते वो। इदारे का कल्चर जो उसका लीडर, जो उसका फाउंडर सेट कर रहा है। टोयोटा का कल्चर, जापानीज कल्चर, टोयोटा। टोयोटा का कल्चर क्या है कि एक माइनर फैक्ट्री वर्कर अगर गाड़ी में डिफॉल्ट देख रहा है, कोई फॉल्ट देख रहा है, तो पूरी प्रोडक्शन लाइन को रोक सकता है। ये उसके फाउंडर्स का सेट किया हुआ कल्चर है। तो आपका कल्चर, वो वैल्यू सिस्टम, वो बिलीव सिस्टम, वो नॉर्म्स जो आप एज अ लीडर सेट करते हो, वो यकीनी तौर पर आपकी सक्सेस में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। सो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर रेफर्स टू शेयर्ड वैल्यूज, वो जो शेयर्ड करेक्टरिस्टिक्स हैं जो पूरा इदारा फॉलो कर रहा है। बिलीव्स, हमारा यकीन, हमारे नॉर्मल बिहेवियर, हमारी प्रैक्टिसेस, दैट हाउ पीपल बिहेव विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एक सरकारी इदारा होता है, ब्यूरोक्रेटिक इदारा होता है, तो कल्चर इनफ्लेक्सिबल होता है। चेंज आता है, चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते, अड़ जाते हैं, अड़, नहीं ये कैसे होगा। ओ भाई, इसी के कंपैरिजन में ऐसा इदारा जो इनोवेटिव कल्चर है, फ्लेक्सिबल कल्चर है। मुझे याद है जब कोविड आया, तो मिर्चा वाला इंस्टीट्यूट में एक क्लास भी कैंसिल नहीं हुई थी। वी वर सो रेडी एंड वी वर सो फ्लेक्सिबल, क्योंकि ये हमारे कल्चर में, ये हमारे इदारे के ब्लड में, ये हमारे इदारे का एक्सेप्टेबल बिहेवियर है। हमारे यहाँ ये सुनने का कल्चर नहीं कि सर ये कैसे होगा। भाई ये होना है भाई, ये चेंज आके एक्सेप्ट करना है। लेकिन ये कल्चर बनता कैसे? इट डेवलप्स ओवर टाइम एंड ऑफन अनकॉन्शियसली, खुद ब खुद बन जाता है, खुद ब खुद बन जाता है। वो लीडर के बिहेवियर से खुद ब खुद बन जाता है, वो फाउंडर के बिहेवियर से खुद ब खुद बन जाता है। और ये लीडर, ये फाउंडर, जो आपका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, ये जो आपका कल्चर डेवलप करवा रहा है, यही यकीनी तौर पर आपके सक्सेस में कंट्रीब्यूट करेगा। सर इसका पेपर से क्या ताल्लुक है? ओ भाई, जब 16 पेज की केस स्टडी पढ़ रहे होगे, तो इदारे का कल्चर ही तो देख रहे होगे, कल्चर में ही तो गलतियां निकाल रहे होगे कि अरे देखो कल्चर में ये गलती है, इदारे के बिहेवियर में ये गलती है, इदारे के एक्सेप्टेबल बिहेवियर में ये गलती है, तो चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते, ये तो रेजिस्ट करते हैं। इट इन्फ्लुएंसेस डिसीजन मेकिंग, इट इन्फ्लुएंसेस कम्युनिकेशन, इट इन्फ्लुएंसेस एटीट्यूड टू रिस्क टेकिंग, इट अफेक्ट्स हाउ एम्प्लॉइज इंटरैक्ट विद वन अनदर। हम कस्टमर से कैसे बात करते हैं, हम एम्प्लॉइज आपस में कैसे बात करते हैं। अगर हमारा इदारा ऐसा है जिधर बहुत ज्यादा पावर कंट्रोल वाला कल्चर है, डेलीगेट करते ही नहीं है, तो सोचो ये एम्प्लॉइज आपस में कैसे बात करते होंगे। ये आपस में एक दूसरे के ओपिनियन को ही वेलकम नहीं करते होंगे। है एक ऐसा लीडर है जो बड़ा फौजी, बहुत सख्त, लोगों के ओपिनियन को ही वेलकम नहीं करता, तो सोचो फिर उस पूरे इदारे का एक डायरेक्शन कैसा सेट हो जाएगा। सो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, दैट एक्सेप्टेबल बिहेवियर, नॉर्म्स, बिलीफ सिस्टम, एंड दैट contributes a lot towards the success of the organization। अब इसी के अंदर बेटा कल्चर की टाइप्स हैं। अच्छा, ये सारी चीजें बहुत सारे राइटर्स ने बोली हैं, जैसे टाइप्स ऑफ कल्चर चार्ल्स हेनरी ने बताया, कल्चर की डेफिनेशन शीन ने बताई। लेकिन मैं सारे राइटर्स का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि मैं आपको बिला वजह परेशान नहीं करना चाहता। हम राइटर्स और मॉडल्स वही पढ़ेंगे जो हमारी कोर्स आउटलाइन में है, क्योंकि वही हमारे एग्जामिनेशन के लिए एसेंशियल है। बाकी सबके हम कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, लेकिन बिला वजह अपने आप को तकलीफ में नहीं डालेंगे। हम टाइप्स ऑफ कल्चर पढ़ लेंगे, हमें पता है वो चार्ल्स हेनरी ने दिए, लेकिन आपको याद रखने की भी जरूरत नहीं है, इसलिए नोट्स में रेफरल की भी जरूरत नहीं है। हाँ, जिस राइटर, जिस मॉडल का जिक्र हमारी कोर्स आउटलाइन में, उसको बिल्कुल नाम लेकर पढ़ाया जाए। सर अगर आप कल्चर पर अपना हाँ, मैं थोड़ा सा बोलूँ इस पे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। देखिए, कल्चर जो है, ऐसा नहीं होता कि कल्चर गुड है या बैड है, क्योंकि वंस अगेन वही वाली बात है। एक का जो अकीदा होता है, बिलीफ होता है, वो दूसरे के लिए बड़ा एबनॉर्मल सा होता है।
यार ये लोग ऐसा क्यों करते हैं? हाँ, बड़ी लेटेस्ट बात इसमें वो जो हो सकती है और एक्सेप्टेबल बात वो रिलीजन की है ना। आप किसी भी रिलीजन को उठा के देख लें तो दूसरा जो बंदा होता है ना आउटसाइड द रिलीजन, वो बोलता है भाई यार ये क्या है यार। हाँ, क्रिश्चियन मुस्लिम को देखेगा, मुस्लिम हिंदू को देखेगा, हिंदू जो है वो उसको सिख को देखेगा। सबके अपने अपने सिस्टम है। कोई बोलता है हम बीफ नहीं खाते, कोई बोलता है हम वो सारा गोश्त तो खाते हैं लेकिन संडे वाले दिन नहीं खाते। किसी के लिए पीना एक्सेप्टेबल नहीं है, किसी के लिए स्मोकिंग, जैसे सिखिज्म में स्मोकिंग इतना ही बुरा है जितना मुस्लिम्स के लिए जो दारू है, सही है ना। किसी के लिए पोर्क अलाउ नहीं है, किसी के लिए बीफ अलाउ है लेकिन बीफ को काटेंगे कैसे, यानी तो सब लोग एक दूसरे को जब देखते हैं तो बोलते हैं भाई यार ये क्या एबनॉर्मेलिटी है यार, ये क्या एबनॉर्मेलिटी। बिल्कुल ऐसे ही आप एग्जामिनेशन में कल्चर को देखें तो ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चर है वो भी ऐसे ही, उसने उसको बैड सोचना है। इस असल क्या है कि क्या कल्चर का रिलेशन प्रॉफिटेबिलिटी, जैसे सर ने कहा सक्सेस, मैं डायरेक्ट वर्ड यूज कर लेता हूं प्रॉफिट, क्या एक कल्चर का रिलेशन प्रॉफिट के साथ है? द आंसर इज वेरी यस। कि हाँ एक अच्छा कल्चर होगा तो अल्टीमेटली इदारे का प्रॉफिटेबिलिटी और अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा, यानी इस फाइनेंस का ताल्लुक कल्चर के साथ है। वो चाहे आप कितनी सारी एग्जांपल उठा के देख लें, ठीक है ना, इदारों की, कि वो कल्चर होगा। बिल्कुल इसी तरह जैसे बिलीफ इन्होंने टर्म यूज की अकायद, क्या इदारों में भी अकीदे होते हैं? हाँ इदारों में भी होते हैं अकीदे। आ जाए कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, एग्जामिनेशन में सवाल आ सकता है। अब कुछ बिल्डिंग्स में जाएं जो बड़े होटल्स होते हैं, उसमें जब आप लिफ्ट में जाएंगे ना तो 13 नंबर नहीं होता, 12 के बाद डायरेक्ट 14 फ्लोर आ जाता है, क्योंकि 13 का जो हिस्सा है, 13 नंबर जो है, ये बिजनेस की अब मैं बात कर रहा हूं आपसे, सही है ना, ये मैं नॉर्मल अकीदों की नहीं, बिजनेस का अकीदा है कि 13 नंबर भारी होता है। मैंने एयरलाइंस में देखा है 13 नंबर की सीट नहीं होती। अब ये जो इसको फॉलो करे, कुछ में होती है, तो जो बैठने वाले वो बोलते हैं अबे यार 13 नंबर की सीट है यार, नीचे ना गिर जाए जहाज, मुसीबत। 13 नंबर बिल्डिंग में फ्लोर है। तो अब आप सोचिए ये अकीदा इनका बना कैसे होगा? तो यकीनन ये कोई पास्ट में 100 साल पहले या 200 साल पहले वो फाउंडर इस अकीदे का होगा, या हो सकता है कि फाउंडर इस अकीदे का ना हो बट विद द पैसेज ऑफ टाइम मैनेजर्स ने ये अकीदा बना दिया हो, पीपल इन पावर को आया हो। तो ऐसे ही नॉर्म्स और बिलीफ सिस्टम चल रहे होते हैं, यही कल्चर। मैं आपको मिसाल दूं अमेरिकन एयरलाइन की, या यूनाइटेड है अमेरिकन एयरलाइन यहाँ की। एयरलाइन का मतलब क्या है? द इंपॉर्टेंट थिंग इज सेफ्टी। अब देखें सेफ्टी की बात आप करते हो, हर जहाज जो उड़ता है उसमें सेफ्टी की बात है, लेकिन ये सेफ्टी वाला एलिमेंट आपके ऊपर दिमाग में भी तो होना चाहिए। तो क्या होता है अमेरिकन एयरलाइन की बोर्ड मीटिंग जब भी होती है, वेन एवर देर इज अ बोर्ड मीटिंग तो जमीन पे होती है ना, तो बोर्ड मीटिंग शुरू होने से पहले एवरी टाइम जो डायरेक्टर्स व्हेन दे कम इन द बोर्ड रूम दे टॉक अबाउट एग्जिट राउट्स, के देखे भाई हम बोर्ड मीटिंग कर रहे हैं, दिस इज द सेफ्टी एग्जिट, यहां से एग्जिट होना है, अगर इन केस ऑफ फायर यहां से भागना है। अभी यार हर बोर्ड मीटिंग में ये बात करने की क्या जरूरत है? बोला ये बात करने की जरूरत है क्योंकि व्हाट इज आवर प्रोडक्ट? सेफ्टी। एयरलाइन, जब लीडर्स ये काम करेंगे, हर बोर्ड मीटिंग में अपनी सेफ्टी 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 इसका शोर मचाएंगे, तभी तो वो 2 रुपए या 4 रुपए वाले एयर होस्टेस और स्टीवर्ड और पायलट वो इसको फॉलो करेंगे, वरना कौन फॉलो करेगा? तो ये ऊपर से इस तरह ट्रांसफॉर्म होके चल रहा होता है। एक दो और चीज देखें, कल्चर अगर अच्छा है तो ठीक है। कल्चर अच्छा कब है? जरा सोचें, कल्चर अच्छा क्या है? अच्छा ये है कि जो आपके ऑब्जेक्टिव को अचीव करा दे, सिंपल। और वो कल्चर और वो प्रैक्टिसेस और वो नॉर्म्स और वो हरकतें जो आपको अपने ऑब्जेक्टिव से दूर कर दें, उसको क्या कहते हैं? तो एग्जामिनेशन में आपने लिखना है डिसफंक्शनल कल्चर, डिसफंक्शनल प्रैक्टिस। डिसफंक्शनल का मतलब ये है कि आपकी ऐसी हरकत जो आपको आपके ऑब्जेक्टिव से दूर करता चला जाए, कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव से दूर कर दे, तो दूर कर दे तो बात ही खत्म हो गई। इसका मतलब ये प्रैक्टिस बुरी है, ये आपको ढूंढनी है। ये प्रैक्टिस क्या हो सकती है एग्जामिनेशन में? ये प्रैक्टिस आप देखेंगे, ओ लैक ऑफ डाइवर्सिटी, ये लोग सिर्फ बाबों को हायर करते हैं, या ये सिर्फ मेल डोमिनेंट, औरतों को ये लाते ही नहीं है बोर्ड के अंदर। तो आप क्या बोलोगे? यार दिस कल्चर इज ए डिसफंक्शनल कल्चर इन दिस ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि इसकी वजह से इनोवेशन नहीं आ रही, औरतें नहीं आ रही, और सिर्फ मर्द ही काम कर रहे हैं, या सिर्फ औरतें ही काम कर रही हैं, और जेंडर डाइवर्सिटी नहीं है, फॉर एग्जाम्पल एज की डाइवर्सिटी नहीं है। ये हो गया। एक और मिसाल, कम्युनिकेशन। ये भी डिसफंक्शनल कल्चर हो सकता है कि हमारे यहाँ बड़ों के आगे बोला ही नहीं जाता। जब बड़ों के आगे बोला ही नहीं जाता तो वंस अगेन हम क्या बोलेंगे? कल्चर तो है बट इट्स अ डिसफंक्शनल कल्चर। हाँ, अगर आपकी प्रोडक्ट ऐसी है जिसके अंदर कोई चेंज ही नहीं है, लाइक गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी, कोई चेंज ही नहीं है, फिर तो सही है, बड़ों के आगे बोलना ही नहीं चाहिए। आर्मी है, बड़ों के आगे बोलना ही नहीं चाहिए, फिर तो ठीक है, फिर ये कल्चर बुरा नहीं है। लेकिन अदरवाइज यू नीड अ टू वे कम्युनिकेशन। इसी तरह मैं आपको एक और कल्चर, इतना ओल्ड स्कूल है कि कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं। इसका मतलब क्या है कि आईटी की जब बात की जाएगी कि यार क्यों ना क्विक बुक लेके आ जाए, क्यों ना एआई लेके आ जाए, वो बाबे क्या बोलेंगे? नो,
नॉट एक्सेप्टेबल, ओल्ड प्रैक्टिस। इसका मतलब ये जो कल्चर है ये बुरा कर रहा है, ये हमें लैक ऑफ कॉम्पिटेंट। तो आपको ये चीजें पकड़नी है एग्जामिनेशन में कि देखो यार ये डिसफंक्शनल कल्चर है, ये प्रैक्टिस डिसफंक्शनल है। हाँ, नो टू वेकन, वेरी फेमस, वेरी फेमस। डोनाल्ड ट्रंप जो सेकेंड टाइम अपॉइंट हुआ था, तो इसने अपने साथ दुनिया के अमीर तरीन आदमी को लाया था। कौन? इलॉन मस्क। और जो डिपार्टमेंट बनाया था वो क्या था? DOGE, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। सबसे बड़ी हिट किसको मार रहे थे वो? और वो किस कल्चर पे बात हो रही थी? ब्यूरोक्रेसी। वो लिखता था ना अपने एक्सपर्ट्स पे, ब्यूरोक्रेसी ब्यूरोक्रेसी, कि यार मुझे इसकी ब्यूरोक्रेसी को तोड़ना है। और सब वो किसको तोड़ रहा था? फेडरल एम्प्लॉइज को निकाल रहा था धड़ाधड़। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन बंद कर दिया था फेडरल का सब कुछ। क्यों? क्योंकि वो कहता था कि ये जो ब्यूरोक्रेसी और ये जो रेड टेप है, ये जो स्लो कम्युनिकेशन, ये सब चीजें, इनको मुझे एस्टेब्लिशमेंट इसको माइनस करना है। तो वही कहता था ना कि भाई ब्यूरोक्रेसी को माइनस करना है। सही। इसी तरह जनरल इलेक्ट्रिक की बात कर ले, वो जो उसका चीफ एग्जीक्यूटिव था जैक वेल्च, उसने आके सबसे बड़ी सक्सेस क्या थी उसकी? ब्यूरोक्रेसी को तोड़ना। तो ये सब क्या है? ये सब कल्चरल चेंजेस हैं टू गो नियर टू योर ऑब्जेक्टिव। यही एग्जामिनेशन में आपको देखना है और कुछ भी नहीं। सही है ना, कि कल्चर को देखना, और पूरे 12 पेजेस कल्चर ही है सब। अब ये जो सर ने बात करी ना, इसको एक स्टेटमेंट के जरिए समझो। इफ स्ट्रैटेजी इज द इंजन, भाई एक मंजिल है, ऑब्जेक्ट है, वहां तक पहुंचने के लिए स्ट्रैटेजी इंजन है गाड़ी का जो चल रहा है। कल्चर इज द ऑयल। अगर कल्चर यानी ऑयल सही नहीं होगा ना, तो स्ट्रैटेजी फंक्शन ही नहीं करेगी। आपने एक स्ट्रैटेजी सेट करी कि भाई हम इनोवेशन की तरफ जाएंगे और हम फ्लेक्सिबल हो जाएंगे और हम एडेप्टेबल हो जाएंगे। पता चला आपके ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर में, आपके लोगों के अंदर वो वाली बात ही नहीं थी, आपके लोगों में वो वाला फीचर ही नहीं था। तो पहले कल्चर तो सीधा कर लो, पहले ऑयल तो सीधा डालो। सो इट आइदर इनेबल्स फंक्शनिंग और इट कॉजेज द फ्रिक्शन। तो देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस में लीडर का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि भाई लीडर ने विजन सेट कर दिया, लीडर ने स्ट्रैटेजी सेट कर दी। लेकिन भाई अब लीडर भाई ये भी देखो कि क्या इदारे का कल्चर सेट है। कितनी बार नए लीडर्स को आकर कल्चर चेंज करना पड़ता है। कभी कभार कल्चर स्लो स्लो चेंज होता है, कभी कभार कल्चर स्पीड में चेंज होता है, ये सब अभी आगे पढ़ेंगे। सो द राइट कल्चर टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब बेटा तो हमारे मैं पास, यहाँ पर एक बात कह दूं कि एक होता है स्ट्रॉन्ग कल्चर और एक होता है वीक कल्चर एग्जामिनेशन में। इसको जरा देखना। समटाइम इदारे का कल्चर इतना स्ट्रांग होता है, इतना स्ट्रांग होता है कि फिर जब वो अपॉइंट करते हैं CEO को, तो उसको पहले बता देते हैं कि वी हैव दिस बिलीफ सिस्टम। या अगर मैनेजर को हायर करते हैं या एम्प्लॉय को, किसी को भी हायर करते हैं, कि वी हैव दिस बिलीफ सिस्टम। नो मैटर यू आर इलॉन मस्क और जेफ और हुएवर यू आर, आप जब हमारे इदारे में आओगे यू विल हैव टू एक्सेप्ट आवर कल्चर। इसको कहते हैं कि इदारे का कल्चर स्ट्रांग है एंड एवरीबॉडी हैव्स टू एक्सेप्ट इट। एक होता है वीक कल्चर, कि जिसमें वो एम्प्लॉय ले आते हैं, मैनेजर ले आते हैं, और वो अपने हिसाब से उसको मोल्ड कर देता है। जैसे कुछ जगहों पे फॉर एग्जांपल रिलीजियस बिलीफ, आप कितने भी जबरदस्त अकाउंटिंग के टीचर हो, लेट्स से एक स्कूल है जो इस्लामिक स्कूल है, लिखा हुआ है कि भाई इस्लामिक स्कूल दे टीच ONA लेवल्स या अमेरिकन सिस्टम या कुछ भी। अब दुनिया का सबसे अच्छा अकाउंटिंग का टीचर वो हायर कर रहे होंगे, तो उसका नाम लिखा होगा मिस्टर जॉन। वो बोलेंगे नहीं यार, इसका और हमारा बिलीफ सिस्टम नहीं, यानी ये इदारे का कल्चर, वो बोलेंगे हमारा इतना स्ट्रांग है कि हम किसी ऐसे बंदे को नहीं ला सकते जो हमारे बेसिक बिलीफ के साथ टकरा दे। आप समझ रहे बात को? तो ये भी एग्जामिनेशन में आपको देखना है कि स्ट्रांग कल्चर है वीक कल्चर व्हेन यू आर ब्रिंगिंग न्यू CEO या न्यू चेयरमैन या न्यू मैनेजर्स व्हाटएवर। तो उसमें वो ये कंडीशन जरूर रखते हैं कि यू विल हैव टू फॉलो आवर बिलीफ सिस्टम। ठीक है। अब हम यहाँ से बात को आगे बढ़ाते हैं। भाई कल्चर क्या है, इस पर बात हो गई, कल्चर इदारे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी इस पर आगे भी बात होगी। इसी तरह ये भी आगे डिस्कशन होगी कि भाई अगर कल्चर के साथ एम्प्लॉइज क्लैश कर रहे होंगे तो भी प्रॉब्लम आएगा। कभी कभार कल्चरल चेंज लाना बेहतर है और कभी कभार कल्चर के साथ रेजिस्ट करना प्रॉब्लम को बढ़ा भी देता है। तो ये सब अभी बात होगी, अभी कल्चर पर डिस्कशन शुरू हुई। अब हमारे पास ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर चार बड़ी मोटी मोटी टाइप्स के कल्चर नजर आते हैं, यानी चार बड़ी बड़ी कैटेगरीज अगर बोल दूं, तो डिफरेंट पॉसिबल टाइप्स ऑफ कल्चर: पावर कल्चर, रोल कल्चर, टास्क कल्चर एंड पर्सन कल्चर। ये चार समझ लो ब्रॉड टाइप्स ऑफ कल्चर हैं जो आपको नजर आएंगे। पावर कल्चर क्या है भाई? सेठिया कल्चर, बॉस कल्चर है भाई। अच्छा सर, क्या पावर कल्चर, ये सेठिया कल्चर एक बुरा कल्चर है? नहीं नहीं भाई, सारे कल्चर अच्छे हैं, बट दे आर फॉर डिफरेंट सिचुएशंस। जब इदारा यंग होता है, स्टार्ट होता है, तो पावर कल्चर अच्छा होता है। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि इदारे के शुरू के दिनों में सेठ इदारे की सबसे बड़ी ताकत होता है।
क्योंकि वो पावर कल्चर से अपने कंट्रोल से सारी चीजों को चला रहा होता है। लेकिन जब इदारा एक साइज से ज्यादा बड़ा हो जाता है, अब अगर आप पावर कल्चर रखोगे तो प्रॉब्लम आ जाएगा, क्योंकि चीजें आपके हाथ से छूटना शुरू होंगी। आज आप एप्पल के ओवरऑल फंक्शंस को पावर कल्चर से नहीं चला सकते। हाँ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को चला लो पावर कल्चर से, स्ट्रेटेजिक डिसीजन कर लो पावर कल्चर से, लेकिन जो डे टू डे ऑपरेशन है वो पावर कल्चर से नहीं चल सकते। कि भाई आज सेठ ये बोले कि मैं अपने ऑफिस में बैठ के सबको खुद देखूंगा, और भाई कैसे देखोगे, इतने स्टोर है, इतने एम्प्लॉई। तो पावर कल्चर इज सेठिया कल्चर। कुछ सिचुएशंस में और कुछ वक्तों में अच्छा है, जो बॉस कल्चर है, जो मैं बोलूंगा वो होगा। लेकिन उसी तरह एक कल्चर होता है रोल कल्चर, फंक्शनल कल्चर, कि सबको सबके रोल्स दे दिए गए और हर बंदा अपने अपने रोल, अपने अपने फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सेल्स मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, एचआर मैनेजर, मैनेजर्स बिठा दिए, डिपार्टमेंट्स बना दिए। सर ये कल्चर अच्छा है? जी बिल्कुल अच्छा कल्चर है फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस। बिल्कुल अच्छा कल्चर है फॉर डे टू डे ऑपरेशनल वर्क। रोल कल्चर से चलना पड़ेगा। देखो कुछ जगह स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग है, इदारा छोटा या इवन अगर इदारा बड़ा है, स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग है, तो मे बी पावर कल्चर अच्छा हो। या कभी कोई प्रॉब्लम टाइम आ गया तो मे बी पावर कल्चर अच्छा हो, क्योंकि इमीडिएट डिसीजन लेना है। रोल कल्चर फॉर ऑपरेशनल थिंग्स। फिर इसी तरह एक कल्चर होता है टास्क कल्चर, टारगेट बेस्ड कल्चर। टास्क दिया जाएगा, टारगेट दिया जाएगा। तो जो फैक्ट्री होती है उसमें टास्क कल्चर होता है कि भाई इतने यूनिट्स प्रोड्यूस करने। सेल्स के अंदर आपको टास्क कल्चर होता है, एम्फेसिस ऑन गेटिंग द जॉब डन। अब किसी भी रोल में किसी भी तरह क्या जाए, वी वांट रिजल्ट्स, तो सेल में और प्रोडक्शन में आपको टास्क कल्चर नजर आता है। और पर्सन कल्चर क्या होता है, जो सर्विस सेक्टर में आपको ज्यादा नजर आता है। कि भाई जैसे मिर्चा वाला है, टीचिंग एंटिटी है, तो पर्सन कल्चर ज्यादा नजर आएगा कि भाई इंडिविजुअल्स को आगे आने दो। आप एक हॉस्पिटल में जाते हो तो डॉक्टर एज अ पर्सन वैल्यूएबल है ना। आप एक डॉक्टर के पास जा रहे हो और उसी टाइम सेठ आए, हॉस्पिटल का मालिक, बोला मैं इस हॉस्पिटल का मालिक हूं, मेरे से इलाज कराओ। तो पेशेंट बोलेगा भाई तू हॉस्पिटल का मालिक हो या मुल्क का मालिक हो, मुझे मेरे वाले डॉक्टर से इलाज कराना है, आज वही मेरे लिए मालिक है। या इसी तरह जब एक बच्चा पढ़ने आता है तो इंस्टीट्यूट का ओनर बोले पावर कल्चर, मैं इंस्टीट्यूट का मालिक हूं। बच्चा कहता है आप हो गए, लेकिन मेरे लिए टीचर मालिक है आज, मैं इस टीचर के पीछे हूं, ये मेरे लिए पर्सन है। तो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस कैन हैव डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चर, एंड इवन हो सकता है पूरे इदारे में भी एक जैसा कल्चर ना हो, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स या डिफरेंट लेवल्स पर भी डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चर रखे जाए। तो आपको ये समझना है, मेरी बात को गौर से सुनना, कि कौन सा कल्चर किस लेवल पर चल रहा है सिनेरियो में। क्या वो कल्चर उस सिचुएशन के हिसाब से सही है या नहीं है। भाई मिसाल है, इमरजेंसी सिचुएशन है, क्राइसिस सिचुएशन है, तो अब किसी को आकर लीड लेनी पड़ेगी, क्यों बोलेगा जो मैं बोल रहा हूं वो करो, अब मुझे बातें नहीं करनी। जैसे हम लॉ की जबान में कहते हैं कि जब इदारा डिफिकल्ट सिचुएशन में होता है तो एक चीज होती है, टर्मिनोलॉजी आप लॉ में पढ़ते हो, एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्डर। कि एक एडमिनिस्ट्रेटर हायर होता है, पूरा बोर्ड डिसॉल्व हो जाता है और वो एक वन मैन एडमिनिस्ट्रेटर डिसीजन लेता है। पावर कल्चर डिप्लॉय किया जाता है ताकि फास्ट डिसीजन मेकिंग और इदारे को क्राइसिस से निकाला जाए। वरना उस वक्त सारी महफिल बैठी हुई है, अच्छा भाई अब क्या करें। जैसे जब अटैक हो जाता है तो भाई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लीड करने लगता है ना, पार्लियामेंट को साइड कर दिया जाता है। वरना पार्लियामेंट में बहस चल रही है, सर लड़ें नहीं लड़ें, ये करें वो करें, इतनी देर में दुश्मन आके पार्लियामेंट भी ले जाएगा। So different possible type of cultures which you can find in different organizations, number one, and at different levels in an organization. पावर कल्चर, सेठिया कल्चर, बॉस कल्चर, जो मैं बोल रहा हूं वो होगा। ओके। रोल कल्चर, फंक्शनल कल्चर, functions, departments, okay, arranged by functions and seniority, job specification, role. Task culture, a target based culture, getting the job done, getting the task done, achieving the sales target. And person culture, where we follow person ambitions, more important in service sector, डॉक्टर, टीचर, जहां लोग अपने लिए अपनी पर्सनल एम्बिशन और पर्सनल ग्रोथ के लिए काम कर रहे होते हैं। लेकिन जाहिर है पर्सनल ग्रोथ के साथ इदारा भी ग्रो कर रहा होता है। कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरैक्ट्स विद द ऑर्गेनाइजेशन एज लिटिल एज पॉसिबल, क्योंकि पर्सनल एम्बिशंस को ज्यादा आगे पुट किया जाता है। जैसे भाई मिर्चा वाला में पोजीशन आती है तो भाई ऐसे लिखा ओएस मिर्चा वाला के स्टूडेंट ने पोजीशन सिक्योर करी। हाँ मिर्चा वाला का लोगो तो लगा हुआ है, लेकिन साथ में पर्सन को प्रमोट किया जाता है। बिकॉज सर्विस सेक्टर के लिए एट सम लेवल दिस इज द राइट कल्चर, क्योंकि जो कस्टमर है वो पर्सन को फॉलो कर रहा है। सो डिफरेंट पॉसिबल टाइप ऑफ कल्चर्स
जो आपको अपने एग्जाम सिनेरियो में नजर आएंगे। यू हैव टू लुक एट दैट, यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट, एंड देन यू हैव टू कमेंट that whether that particular type of culture is right for that situation। जैसे सर ने एक बहुत अहम बात बोली थी, कल्चर अच्छा या बुरा नहीं होता, वो राइट फॉर दैट सिचुएशन है या नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। हो सकता है पावर कल्चर एक इदारे के लिए अच्छा हो, दूसरे के लिए बुरा हो, या उससे भी बड़ी बात बोलूं, हमारे लिए किसी वक्त पर अच्छा हो और किसी वक्त पर बुरा हो। किसी वक्त पर पावर कल्चर बहुत अच्छा था, जब इदारा छोटा था, सिंपल स्ट्रक्चर था, सेट कंट्रोल करके चला रहा था। आज 200 ब्रांचें हो गई हैं, तो सर अब पावर कल्चर से निकलो, डिपार्टमेंट्स बनाओ। लेकिन हर जगह डिपार्टमेंट्स नहीं, कुछ जगह टारगेट्स भी लेकर आओ। सर्विस सेक्टर है, पर्सन कल्चर भी अच्छा है। सो डिफरेंट पॉसिबल टाइप ऑफ कल्चर, एंड देन दीज कल्चर्स will contribute to your success। You achieve your vision through the right strategy, and you achieve your strategy through the right culture। सही कल्चर होगा तो स्ट्रेटेजी फॉलो होगी, और सही स्ट्रेटेजी फॉलो होगी तो विजन अचीव होगा। ये सब एक मैं दूसरे पर डिपेंडेंट है। मैं इस पे एक पॉइंट कह दूं एग्जामिनेशन से, कि एक तो कल्चर और प्रोडक्ट को, क्योंकि वी डिस्कस सो मेनी थिंग्स, लेकिन आप एग्जामिनेशन में एक फैक्टर बहुत देखना कि प्रोडक्ट एंड द कल्चर। अगर आपकी प्रोडक्ट ही ऐसी है कि यू डेवलप सॉफ्टवेयर ऐप, ये चीजें डेवलप करते हो, यू नीड टोटल डिफरेंट कल्चर, सही है ना, जिसमें ज़ाहिर है हर वक्त हमें इनोवेशन चाहिए, हर वक्त इन्वायरमेंटल एनालिसिस, तो ऐसा कल्चर चाहिए, फॉस्टर कल्चर अडेप्ट करे, जैसे इन्होंने कोविड वगैरह की बात की कि हर वक्त एक्सेप्ट करना ही पड़ता है उसको, सही है ना, बिकॉज ऑफ योर प्रोडक्ट। लेकिन अगर वही प्रोडक्ट चेंज हो जाए तो मामला डिफरेंट हो जाएगा। एक तो ये देखना है। दूसरा, एप्पल स्टोर इन यूनाइटेड स्टेट्स, एप्पल स्टोर इन इंडिया, दोनों का एक कल्चर होगा? नहीं होगा। इसका मतलब जो एमएनसीज, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन और मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उनका भी डिफरेंट रीजन में व्हेन दे ऑपरेट, उनका कल्चर डिफरेंट होता है। और एग्जामिनेशन में बहुत दफा ये देखा गया है कि वो ये दिखा रहे होते हैं कि वी आर ग्रोइंग इन अ डिफरेंट रीजन नाउ, हम एक दूसरे मुल्क में जा रहे हैं। तो यहां पर भी आपको एक पॉइंट रखना होगा कि नाउ व्हेन दे आर गोइंग इन अ डिफरेंट कंट्री, तो अकॉर्डिंग टू दैट एनवायरमेंट आपको वो कल्चर लेके आना। इवन आपकी प्रोडक्ट चेंज हो जाती है। इंडिया में मैकडोनल्ड, हाँ, वेजी कल्चर और वेजी बीफ, और ये सब, वेजी बीफ कह रहा हूँ, वेजी इम्पॉसिबल मीट, अब तो एक वो चल गया ना इम्पॉसिबल मीट, इम्पॉसिबल तो ब्रांड बन गया कि वो लोग, यानी ऐसा लगेगा कि आप गोश्त खा रहे हो, इट्स नॉट अ गोश्त, इट्स नॉट अ मीट, सही है ना, स्टारबक्स पे ही मिलता है इम्पॉसिबल। तो अब तो डिफरेंट, तो आपकी बाकायदा कल्चर क्या कहेंगे, आपकी तो पूरी प्रोडक्ट ही चेंज हो जाती है, पूरी प्रोडक्ट ही चेंज हो जाती है नई जगह जाके। तो ये भी देखना है एग्जामिनेशन में। एक तो ये आ रहा होता है कि वो डिफरेंट रीजन में जाके ऑपरेट करना शुरू कर देते हैं, दैट्स अ ग्रोथ स्ट्रेटेजी, उसमें कल्चर चेंज होगा, थोड़ा सा चेंज होगा, कुछ बिलीफ ऊपर से आ रहे होते हैं और कुछ अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट चेंज होगी। एक और चीज, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, ये भी एग्जामिनेशन में कई दफा आया सवाल मर्जर का, कि भाई ये इदारा बहुत अच्छा चल रहा था एंड नाउ दे आर गोइंग टू acquire another organization or they going to merge with their competitor or whatever। उसमें भी आपको देखना होगा कि उनका कल्चर, क्योंकि सम टाइम मर्जर्स और एक्विजिशन जो हैं वो फ्लॉप हो जाते हैं बिकॉज ऑफ व्हाट, कल्चर, कि दोनों का सब कुछ तो मिला, कल्चर ही नहीं मिला है, अजीब, वो 2-3 नेशन थ्योरी शुरू हो गई। तो ये पॉइंट्स एग्जामिनेशन में दिमाग में रखने। मर्जर वाले ऑलवेज कुछ ना कुछ मर्जर का रहा होता है, ग्रोथ इन अ डिफरेंट एरिया, तो उसमें कल्चर एंड द प्रोडक्ट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सर प्लीज प्रोसीड। ये जो सर ने बात बोली ना, मर्जर्स एक्विजिशन, तो इसको मैं ऐसे बोलूंगा कि कल्चर की वेरिएशंस हैं। कल्चर के अंदर डिफरेंट वेरिएशंस हैं। जैसे आप समझो ना भाई, ओएस मिर्चा वाला है, इसकी डिफरेंट वेरिएशंस है, इसमें डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कम ज्यादा हैं। हो सकता है कि ओएस किसी के साथ कंपैटिबल हो और किसी के साथ कंपैटिबल ना हो, किसी के साथ बिजनेस में कंपैटिबल हो और किसी के साथ कंपैटिबल ना हो। तो अब ये जो कल्चरल वेरिएशंस हैं, इसके कुछ वेरिएबल्स पर हम बात कर रहे हैं। देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मैं हमेशा ये कहता हूं कि आप कहीं जॉब करने जा रहे हो, आप किसी से मर्जर करने जा रहे हो, आप किसी के साथ बिजनेस करने जा रहे हो, जल्दी ना करो। ये देखो कि भाई क्या मेरे और उसके कल्चरल वेरिएबल्स मैच हो रहे हैं, क्या मेरे और उसके कल्चरल वेरिएशंस मैच हो रहे हैं। तो बेटा, अब एक राइटर गुजरे हैं, हीप्स, सही है, और सॉरी हॉफसीट, जिन्होंने कल्चरल वेरिएबल्स एक्सप्लेन किए थे। अगेन, ये राइटर हमारी कोर्स आउटलाइन में रेफर नहीं, तो हम इसकी कॉन्सेप्ट को कवर कर रहे हैं, लेकिन उसकी थ्योरी को एग्जैक्टली जाकर नाम लेकर नहीं पढ़े, बट हम उसका पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ें, क्योंकि आपको आंसर में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो कल्चर के जो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, जो हमारी चीजों की सक्सेस में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर देते हैं, उसमें आपको ये देखना है कि भाई जो इदारे में लोग हैं, उनका पावर डिस्टेंट बिहेवियर क्या है,
क्या वो पावर अपने पास रखना पसंद करते हैं या पावर डेलीगेट करना पसंद करते हैं? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पावर को अपने हाथ में रखना पसंद करते हैं, दे डोंट लाइक टू डेलीगेट। अब आप सोचो, दो इदारे आपस में मर्ज हो रहे हैं, एक इदारा ऐसा है जो पावर डेलीगेट ही नहीं करना चाहता, सब कुछ अपने हाथ में रखना चाहता है, और दूसरा इदारा है जो डेलीगेशन पर बिलीव करता है। बेटा जब ये दो आपस में मिलेंगे तो फटा हो जाएगा। ये वाले पावर देंगे नहीं, बोला हर जगह हमारी बात मानी जाए, जबकि ये ओपिनियन को वेलकम करने वाले लोग हैं। तो थोड़े दिन में इन्हें फील होने लगेगा कि यार ये कैसे लोग हैं, हम इनकी सारी बात सुनते हैं तो हमारी बात ही नहीं सुनते। तो पावर डिस्टेंट बिहेवियर क्या है? क्या ताकत हाथ में रखना पसंद करते हैं या डेलीगेट करना पसंद करते हैं? कल्चर इंडिविजुअलिज्म है या कलेक्टिविज्म है? यानी टीम 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 है या मैं है? देखो ना, आप ये कल्चर के वेरिएबल्स तो देखो। आप एक बंदे के साथ बिजनेस करने जा रहे हो, अब ये बहुत अहम मसला बता रहा हूं। हम बिजनेस करने जा रहे हैं, हमारे पास आइडिया है, सब है, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है। सुनिएगा, तो हमने एक इन्वेस्टर ढूंढा, उसके पास पैसे थे। हमने कहा दादा यही बंदा, इससे पैसे निकलवाओ किसी तरह। मेरे भाई आपने उससे पैसे ले लिए, बिजनेस शुरू कर दिया। सोचो 2 दिन बाद लड़ाई हो जाए, क्योंकि आपने सिर्फ एक वेरिएबल पर नजर रखी। आपने ये नहीं देखा कि क्या उसके कल्चरल वेरिएबल्स, क्या उसकी सोच मेरे कल्चरल वेरिएबल्स और मेरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैच हो रही है। क्या हम दो साथ बिजनेस करने के काबिल हैं? क्या हमारा मर्जर साथ चलने के काबिल है? आप कहीं जॉब करने जा रहे हो, आपने कहा चाहिए अच्छी सैलरी दे रहा है, मैं चले जाता हूं। ओ भाई आप ये तो देख लो, क्या क्या आपकी वैल्यूज और उनकी वैल्यूज मैच हो रही हैं? आप थे एक टीम वर्कर, उधर कल्चर था इंडिविजुअलिज्म, उधर सारे सेल्फिश थे। आप टीम 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 की बात कर रहे थे, 4 दिन में सब आपको धोखे खा लेंगे, सारे आपके बोनस ले गए वो। आप सोच रहे थे सब मेरे साथ चल। तो कल्चर के डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, पॉइंटर्स हैं, है भी, जैसे चाय में चीनी है, दूध है, वेरिएबल है ना। तो ऐसे कल्चर के भी वेरिएबल है। क्या पावर हाथ में रखने का शौक है या डेलीगेट करने का शौक है? पावर डिस्टेंस अपने पास रखनी है या डेलीगेट करनी? इंडिविजुअलिस्ट कल्चर है या टीम बेस्ड कल्चर है? अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस, क्या रिस्क टेकिंग कल्चर है या रिस्क अवर्स कल्चर है? कितना अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करते हैं? अब आप खाली एक बात सोचो यार, एक पाकिस्तानी जाकर पार्टनरशिप कर रहा है एक जैपनीज के साथ, है, पाकिस्तानी जो कितना अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करते हैं, जो दिमागी तौर पर इतना तैयार होते हैं कि जहाज भी 6 6 घंटे लेट हो जाता है, इतना हम अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करते हैं कि हम घर से निकलते हुए इस बात के लिए भी तैयार होते हैं कि कोई आके मोबाइल छीन जाएगा, पैर पर गोली मार देगा। और हम तो टाइम टेबल बनाने और शेड्यूल बनाने के आदी ही नहीं है। और वो जैपनीज जो इतने सख्त हैं कि अगर ट्रेन 1 मिनट लेट हो जाती है तो कैप्टन सबको अपॉलॉजी नोट देता है। अब सोचो उसकी अनसर्टेनिटी एक्सेप्टेंस और आपकी अनसर्टेनिटी एक्सेप्टेंस। ये पाकिस्तानी हर बात बोला अरे यार कोई मसला नहीं चलता है, वो तो सीरियस हो जाएगा हर बात। वो जिसने आने वाले 20 साल का प्लान भी किया हुआ था। सो अनसर्टेनिटी एक्सेप्ट करने का कितना बिहेवियर है? आप सोचो, दो लोग आपस में बिजनेस करने जा रहे हैं, एक अनसर्टेनिटी रिस्क को बहुत ज्यादा एक्सेप्ट करता है और एक अनसर्टेनिटी को अवॉइड करता है, रिस्क अवर्स है। ये दो लोग जब साथ चलेंगे तो लड़ जाएंगे। ये जो बेचारा अवॉइड करता है तो हार्ट अटैक से मर जाएगा। इसकी मिसाल ऐसे ले लो कि एक दोस्त है जो रोड बिंदास क्रॉस करता है कि गाड़ी वाले के पास ब्रेक है वो रोक लेगा, और एक फट्टू है जो 6 बार देखता है। अब आप सोचो, आप वो डरपोक का हाथ पकड़ के ऐसी रोड पे ले जाओ, बोला कोई नहीं गाड़ी वालों के पास ब्रेक है रोक लेंगे, तो हार्ट अटैक से ही मर जाएगा। गाड़ी बाद में लगेगी, मर पहले जाएगा। तो आपकी कल्चरल वेरिएबल्स है ना। अब आपको एग्जामिनेशन में देखना है कि भाई ये जाकर किससे मर्जर कर रहे हैं, ये किस प्रोडक्ट में जा रहे हैं, उस प्रोडक्ट में कितनी अनसर्टेनिटी है। क्या लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन है या शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन है? डिसीजन मेकिंग लेते हुए ये व्यू पॉइंट क्या लेते हैं? लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन ये 20 साल आगे का सोचते हैं, शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन ये तो एक हफ्ते की बातें करते हैं। फिर मैस्कुलिन वैल्यूज हैं या फेमिनिन वैल्यूज हैं? मैस्कुलिन वैल्यूज एग्रेशन, मैस्कुलिन वैल्यूज प्रेफरेंस फॉर वेल्थ, मैस्कुलिन वैल्यू ना मर्दाना वैल्यू है। असर्टिवनेस मैस्कुलिन वैल्यू है। फेमिनिन वैल्यू पोलाइट, फेमिनिन वैल्यू प्रेफरेंस फॉर रिलेशन। अब आप थोड़ा सा कुछ बातों को सोचो। कुछ ब्रांड्स ऐसे होते हैं बेटा जो मैस्कुलिन वैल्यू होते हैं, एग्रेसिव होते हैं मार्केटिंग में, स्टेटमेंट्स में एग्रेसिव होते हैं, देखकर लग रहा होता है यार ये मैस्कुलिन ब्रांड है। और कुछ ब्रांड्स होते हैं जो सॉफ्ट ब्रांड्स होते हैं, रिलेशनशिप ये वो सॉफ्ट सॉफ्ट फेमिनिन काम कर रहे होते हैं, रिलेशनशिप और इन चीजों पर ज्यादा फोकस कर रहे होते हैं। जब सुनना मेरी बात, ये दो ब्रांड जब मर्ज होंगे ना,
कस्टमर भी कंफ्यूज हो जाएगा कि कर क्या रहे हैं, मतलब ये मार्केटिंग क्या कर रही है ये भी नहीं समझ आ रहा, ये क्या अपनी क्वालिटी बेच रहे हैं ये भी नहीं समझ आ रहा। इसकी बड़ी बेसिक मिसाल ले लो ना यार, टोयोटा की गाड़ी और होंडा की गाड़ी। टोयोटा जब अपनी गाड़ी का ऐड दिखाता है तो क्या दिखाता है, वो समंदर में से गाड़ी चलती हुई जा रही है, पहाड़ों पे चलती हुई जा रही है। और होंडा क्या ऐड दिखाता है कि एक फैमिली कार है। अब आप सोचो, आपने टोयोटा और होंडा को मर्ज कर दिया, ऐसे कर दिया जैसे रीवो और सिविक को मर्ज कर दिया। अब समझ नहीं आ रहा कि रीवो है कि सिविक है। कस्टमर को ऐड में क्या दिखा रहे हैं, पूरा इदारे का कल्चर ब्रांड सब मिक्स कर दोगे। तो बीइंग अ स्ट्रैटेजिक लीडर, भाई इदारे के कल्चर को, प्रोडक्ट को समझो। क्या तुम राइट मर्जर कर रहे हो, क्या तुम राइट डिसीजन ले रहे हो, क्या वो इदारे की लॉन्ग टर्म सक्सेस और सस्टेनेबिलिटी के लिए सही है नहीं है। बेटा ये एग्जाम का जो सिनेरियो है 16 पेज का, इसमें ये सब ढूंढना है। क्या पावर डिस्टेंस, पावर अपने हाथ में रखते हैं, डेलीगेट करते हैं। इंडिविजुअलिज्म एंड कलेक्टिविज्म, इंडिविजुअलिज्म तमाम एम्प्लॉयज अपनी ग्रोथ, अपनी सक्सेस, अपने बोनस। कलेक्टिविज्म टीम बेस्ड कल्चर। अब आप सोचो ना यार, दोनों बातें सही हैं, अपने बारे में सोचने में कोई बुराई नहीं, ये एक सोच है। दूसरी सोच ये कि नहीं यार, टीम की भी तो सोच रखनी है। दीज आर टू डिफरेंट माइंडसेट्स। अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस, रिस्क टेकिंग एंड रिस्क कवर्स, ये दो अलग सोच है यार। ये दो बंदों का साथ चलना मुश्किल है। लॉन्ग टर्म, 10 साल 15 साल का सोचना, शॉर्ट टर्म कुछ दिनों का सोचना, ये दो सोच है। मैस्कुलिन वैल्यूज, असर्टिवनेस, एग्रेशन, प्रेफरेंस फॉर वेल्थ, ग्रोथ, ये मैस्कुलिन फैक्टर्स हैं। फेमिनिन, पोलाइटनेस या फेमिनिन वैल्यू, आप ऐसे समझ लोगे फॉर एग्जांपल हमारी प्रेफरेंस टुवर्ड्स रिलेशनशिप। आप समझो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के लिए फेमिनिन वैल्यूज जरूरी हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के लिए फेमिनिन वैल्यूज जरूरी हैं, जबकि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के लिए मैस्कुलिन वैल्यूज जरूरी हैं। अगर आप हाईली कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में बैठे हो तो समटाइम्स यू नीड मैस्कुलिन एनवायरनमेंट, यू नीड मैस्कुलिन वैल्यूज। तो अब आपने ये समझना है कि जो कल्चर है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन का हो, इंडिविजुअल्स का हो, उसमें वेरिएबल्स हैं बेटा जो कम ज्यादा हो रहे होते। सर। मैं बोलूं, जी सर। ये जो आप पढ़ रहे हो, ये जो आपने ये वाली बात की, पावर डिस्टेंट इंडिविजुअल, ये सब चीजें आई कहाँ से? थोड़ी देर सोचे ना, ये ऑफ सीट, ये क्या है, ये पॉइंट क्या है? एक ही बात, योर ब्रॉट अप, कि आप कैसे पले बड़े, जवान हुए और अपना पूरा दिमाग लेके इदारे में आ गए। एक शख्स जिसने कभी दुनिया में इलेक्शन ही नहीं देखे हैं, लेट्स टॉक अबाउट मिडिल ईस्ट, आप वहां से सीईओ लेके आ रहे हैं अमेरिकन इदारे में, जो कि डेमोक्रेटिक, फ्री वर्ल्ड, बात करता है डेमोक्रेसी में। आप जरा सोचें कि आप एक ऐसी जगह से बंदा लेके आ रहे हो जिसने कभी बचपन से ही नहीं देखा, उसने कभी वोट का कॉन्सेप्ट ही नहीं देखा, इलेक्शन वोटिंग ये क्या होती है। आप सोचें ये जो माइंडसेट लेके आएगा, ये डिफरेंट माइंडसेट होगा, और इसका माइंडसेट डिफरेंट होगा। तो ये जो पूरा जो आप पढ़ रहे हैं ना, पावर डिस्टेंट या इंडिविजुअल या अनसेट, इसमें बात ये कि ये आप कैसा दिमाग लेके आ रहे हैं और आपका ब्रॉटअप कैसे हुआ है। बिजनेस में प्रैक्टिकल आप उसमें एग्जांपल देखिए ना, एग्जामिनर इसके अंदर बड़ा अच्छे तरीके से खेल सकता है। इन्होंने बात की कि अच्छा, कुछ मुल्क, ये जो हम दो बातें कर रहे हैं ना, ये सारे एक्सट्रीम एंड्स हैं, लेकिन कुछ ममालिक इसमें बीच में भी होते हैं, सही है ना? तो अब जरा सुने, जैसे अमेरिकन एडवर्टाइजमेंट है। अब पाकिस्तान इंडिया इस तरफ अगर देखते हैं तो एडवर्टाइजमेंट में यू आर नॉट सपोज टू टेक कॉम्पिटिटर्स नेम। आप अपनी एडवर्टाइजमेंट कैसे भी करो, कॉम्पिटिटर का नाम नहीं ले सकते। लेकिन यहाँ यूनाइटेड स्टेट्स में आप कॉम्पिटिटर का नाम लेते हो। जैसे मैकडोनल्ड अगर बाय कर रहा हो ना, तो उसने क्लियर ऊपर लिखा होता है कि वी सेल दिस दिस दिस, जब हम ऑर्डर प्लेस करते हैं और सामने उसने आगे लिखा होता है कि लुक एट बर्गर किंग, व्हाट दे डू, आवर बर्गर कॉस्टिंग लेट्स से $2, लुक एट चिक फिले, दे आर सेलिंग इन $3। यानी वो खुल के बुराई कर रहा होता है, अपने बोर्ड में उसने नाम लिखा होता है अपने एडवर्टाइजमेंट बोर्ड पे। क्या इसकी इजाजत है? यस, उसकी इजाजत है, लेकिन वो बात सच्ची होनी चाहिए, ट्रुथ होनी चाहिए, ये तब तक इजाजत है। तो ये बाकायदा एयरलाइंस और ये सब खुल के करते हैं। क्या पता चला? इससे पता चल रहा है कि इनका माइंडसेट है मैस्कुलिन वैल्यूज का, एग्रेशन, खुल के बात करना। पॉलिटिक्स में आप इनकी देख लें, आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप जब उसने कतर का टूर किया था और उसको कतर ने वो जहाज दिया था, आप कभी सोच सकते हैं इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश इस तरफ, कि जब आपका लीडर कोई काम कर रहा हो, जो उस पॉलिटिकल पार्टी का लीडर, आपको पता है वो गलत भी बोलता है, तो सारे असेंबली में लोग हाथ हिलाते, बोलते नहीं नहीं सही बोल रहा है। कभी आपने ऐसा सोचा कि उसी का अपना बंदा खड़ा होकर उसके अगेंस्ट बोले? यहां पर रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स में ये बड़ा नॉर्मल है
कि जैसे जब डोनाल्ड ट्रंप गया था तो बड़ा खास रिपब्लिकन हमारे यहाँ टेक्सास का सेनेटर टेड क्रूज, उसने खुल के बाकायदा बोला कि आई एम नॉट अ फैन ऑफ कतर एंड दिस इज नॉट गुड। यानी कैसे हो सकता है कि आप अपने ही बंदे के बारे में, लेकिन ये इनके लिए बड़ा नॉर्मल है। मेरे बच्चों के दोस्त घर पे आते हैं, वो मुझे मेरे पहले नाम से बुलाते हैं, हे सोबान, दिस इज नॉर्मल। टीचर्स से ये लोग हमेशा, यहाँ पर वहां नहीं होता सर मैडम रिस्पेक्टेड, ये वो नहीं, पहले नाम से। देखिए ये सब चीजें क्या है, देर ब्रॉट अप। अब यही बंदे जब इदारे में जाएंगे तो ये इसी तरह खुल के ओपन बात करेंगे। मैं आपको एग्जांपल दे दूं बिजनेस की, और मुझे लगता है ऐसे सवालात एसबीएल से पहले भी बने थे, और इन रिसेंट ईयर प्लेन क्रैशेस बहुत सारे हुए हैं, तैयार रहें। आपको पता है ये जो हॉफसीड मॉडल है, मैंने कई किताबों में इसको लिंक होते हुए पढ़ा है प्लेन क्रैशेस के साथ, उठा के देख लीजिएगा आप भी। कई दफा प्लेन क्रैश पता है क्यों होता है? क्योंकि जो फर्स्ट ऑफिसर और कैप्टन है ना, एक बंदा ऐसे कल्चर का होता है कि जिसके आगे जो ये कह रहे हैं ना पावर डिस्टेंट, आगे बोलने की हिम्मत नहीं होती। एक दफा बोल दिया बॉस से बहुत है। वो पूरा देख रहा होता है कि जहाज गलत जा रहा है, वेदर खराब हो चुका है, ये क्रैश हो जाएगा, वो दूसरी दफा बोल ही नहीं सकता। सोचें कल्चर कितनी स्ट्रांग चीज है, और आपका ब्रॉटअप, क्योंकि वो सोच भी नहीं सकता कि वो उससे आगे। या एक बंदा ऐसे सिचुएशन में बैठा हुआ है कि मैं दूसरी दफा सुनूंगा नहीं, आप उठा के देख लें, ऐसे बहुत सारे हैं। इवन पाकिस्तान के अंदर भी मैंने कुछ क्रैशेस को स्टडी किया था, उसके अंदर एक दो जगह मुझे ये चीज नजर आई थी, ये चौधरीज्म ये है। और दुनिया में तो बड़े बड़े क्रैशेस हुए हैं इस चक्कर में कि भाई ये इस तरह नहीं बोलेगा, इस तरह। तो ये सब क्या है, दिस एक और मैं आपको एग्जांपल दूं, जो इन्होंने प्रोडक्ट की बात की, तो फिर वंस अगेन बिजनेस एग्जांपल, क्योंकि मैं राइडर भी हूं। ये नजर आ रही है हार्ले डेविडसन। हार्ले डेविडसन ने एक दफा अपना परफ्यूम लॉन्च किया था। वंस व्हेन यू से परफ्यूम, फेमिनिन वैल्यूज, हार्ले इज नॉट रिलेटेड एनी हाउ विद द फेमिनिन वैल्यूज। इसका ताल्लुक ही मैस्कुलिन उससे, इसको चलाने वाले सारे बड़ी दाढ़ी वाले ही हैं अमूमन, सही है ना? एंड दे वांट दैट साउंड एंड इंजन एंड एवरीथिंग। आप सोचे ये परफ्यूम लॉन्च कर दिया जाए, ऐसा, ये देखें, ये परफ्यूम लॉन्च कर दिया जाए हार्ले का, ये तो हार्ले का नहीं है, मैं वैसे कह रहा हूँ, तो कैसे होगा? वो प्रोडक्ट डाउन हो गई क्योंकि वो पूरे कल्चर को क्या शो कर रही है कि बड़े फेमिनिन, अच्छा उसने फेमिनिन परफ्यूम लॉन्च किया, तो नो 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 नो, सही है ना? इसी तरह जो अनसर्टेनिटी की आपने बात की, तो मुझे राइडिंग से एग्जांपल याद आ गई। हम लोग राइडिंग पे कैसे जाते हैं, मैं खुद भी राइडर हूँ। हाँ यार, कभी भी प्लान बनाओ चले जाएंगे, आज नहीं, नहीं आज में नहीं आ रहा, कल ही। यहाँ यूएस में जो हमारे राइडर्स ग्रुप है ना, यकीन करें, जैन 1 को पूरे साल के राइडिंग प्लान बना लेते हैं कि हम सितंबर 20 और 21 को हम इधर होंगे, फलाने दिन कोलोराडो जाएंगे, इधर जाएंगे। यानी वो बिजनेस भी कर रहे थे, जॉब भी कर रहे थे, लेकिन उसके साथ उनके राइडिंग प्लान इतने कांस्टेंट होते हैं, मैं कभी कभार बड़ा हैरान हो जाता हूँ कि तुम लोग 365 दिन पहले राइडिंग प्लान अपने बना लेते हो पूरे साल के। बोले यस, दिस हाउ वी वर्क, सही है ना? और हम लोग क्या किसी दिन भी बोलते चल आ जा, चले चलते, और नहीं आना तो नहीं आ रहे, है ना? खैर, it's all belong to your brought up and your mindset and your strong culture जो पीछे बना हुआ है आपके दिमाग में। तो अगर हम चीजों को समअप करना शुरू करें, देखें हमने सबसे पहले ये बात करी कि देखिए हमारा चैप्टर लीडरशिप, लीडरशिप देन स्ट्रैटेजिक लीडरशिप, लीडर की क्वालिटीज, फिर हमने उसी के अंदर क्वालिटीज देखी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ गुड गवर्नेंस, और फिर हम एंटर हो गए कल्चर के अंदर, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस में कल्चर का बहुत बड़ा रोल है, और कल्चर की सेटिंग में लीडर का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्चर्स पर बात करी, और फिर हमने हॉफसीट के फैक्टर्स देखे कि उसने बताया कि किस तरह कल्चर के डिफरेंट वेरिएबल्स हैं जो आपको देखने जरूरी हैं व्हाइल यू आर टेकिंग द डिसीजंस। ओके, बात को यहाँ रोकते हैं, लेकिन देखिए मैं इधर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलूँ, वी वांट योर फीडबैक। आपको बात समझ आ रही है? आपने इसे थम्स अप भेजना है, आपने लिख के भेजना है यस सर वी आर इंजॉइंग, इसकी कोई कॉस्ट नहीं है, बट दिस मोटिवेट्स अस। ये पॉजिटिव फीडबैक हमें एनर्जी देगा और एग्जांपल्स और ज्यादा डेप्थ में पढ़ाने में। हमें पता है भाई वी आर आउट ऑफ द वर्ल्ड, ऐसा कोई पढ़ा ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी आपका जो पॉजिटिव फीडबैक है दैट विल क्रिएट अ बिग इम्पैक्ट। तो जरूर आप लोगों ने फीडबैक देना है, कोई क्वेरी है वो पूछनी है, कोई गलती करे वो नहीं बतानी, अच्छाई जरूर बतानी है और वो दिल खोल के बतानी है, सही है? तो पॉजिटिव फीडबैक का मैं इंतजार कर रहा हूं, मुझे सबके थम्स अप और बेहतरीन वाले मैसेजेस चाहिए, सही है भाई? अब बेटा नेक्स्ट क्लास में हम कल्चर के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल पढ़ेंगे, कल्चरल वेब, जो यूज होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को एनालाइज और स्टडी करने के लिए। डन है? चलें, थैंक यू एवरीवन एंड होप टू सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।